दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम अपना चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में दोनों स्टोरीज, हिज फर्स्ट फ्लाइट, द ब्लैक एरोप्लेन एंड बोथ द पोएम्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोएम हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारे डिस्कशंस, कॉन्सेप्ट्स ये हमारे माइंड में क्लियर हुए हैं कि नहीं, ये चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए जाए। तो टुडे वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में गिवन है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक व्हिच इज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। Why was the young seagull afraid to fly? भाई बात किसकी हो रही है? सीगल की। और सीगल किस चैप्टर का है भाई? ये है his first flight के questions, राइट? क्योंकि सीगल की पूरी स्टोरी हमने इस ही चैप्टर में, इस स्टोरी में पढ़ा है। सो why was the young seagull afraid to fly? क्यों डरा हुआ था भाई यंग सीगल? क्योंकि उसको डर लग रहा था विद द डेप्थ ऑफ द सी, जब वो देखता था कि भाई इतना ज्यादा माइल्स और माइल्स उसको उड़ना पड़ेगा। सेकेंड रीजन क्या था कि उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था, उसको अपने पंखों पे भरोसा नहीं था कि क्या उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे फॉर सच अ लॉन्ग फ्लाइट। Do you think all young birds are afraid to make their first flight or some birds are more timid than others? आपको क्या लगता है कि भाई जो ये बर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए डरते हैं, या कुछ बर्ड्स होते हैं ऐसे जो थोड़े वीक फील करते हैं और बाकी नॉर्मली बर्ड्स डरते नहीं हैं? तो अगर देखा जाए तो भाई हर कोई अपनी फर्स्ट स्टेप लेने से डरता तो जरूर है फर्स्ट टाइम, राइट? अगर आप सबसे पहले पैरा जंपिंग करने जाओ, ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं बढ़िया, तो अगर आपको कोई बोले कि माउंटेन से नीचे कूदना है, आपको बांध देते हैं ऑब्वियसली, तो वो फर्स्ट टाइम करने में हर कोई डरेगा भाई, कितना भी कोई बिल्कुल डेयर डेविल हो, कभी ना कभी तो डरेगा ही। तो सेम वे में जितनी भी बर्ड्स हैं वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में आई थिंक सो बिल्कुल कभी ना कभी फर्स्ट टाइम तो अफ्रेड होते होंगे, बट जैसे ही वो ट्रेंड हो जाते होंगे उनके लिए सब बहुत ईजी होता होगा। Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे birds अफ्रेड हो गए या फिर अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में जब वो डरते हैं, तो क्या सेम वे में जो छोटे बेबीज होते हैं, यानी जब हम भी छोटे रहे होंगे, तो क्या हम अपनी फर्स्ट स्टेप यानी सबसे पहले जब हम खड़े हुए होंगे तो क्या हमें भी कहीं ना कहीं वो डर होगा? तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। So the answer for this question is the young seagull was afraid to fly. पहला पार्ट क्या है कि why was young seagull afraid to fly, right? So the young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. सबसे पहली बात तो कि भाई यंग सीगल इसीलिए डरा हुआ था, सॉरी मेल था, तो यंग सीगल इसीलिए डरा हुआ था टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट क्योंकि वो वो चीज थी उसके दिमाग में कि कहीं ना कहीं वो गिर ना जाए और उसको चोट ना लग जाए। He thought that his wings would not support him while flying. और मेजर रीजन क्या था कि भाई उसको यही लगता था कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, राइट? उसको लगता था उसके विंग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और कहीं ना कहीं वो अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स उसको धोखा दे देंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है? फिर पूछा गया है हमसे कि क्या सारे ही बर्ड्स डरते हैं, तो उसका आंसर हम देखते हैं, यस इट इज नेचुरल दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ बिट चैलेंजिंग एंड fearful. देखो यहाँ पर ना कोई भी चीज आप नहीं करो, आप करो या कोई बर्ड्स करें या कोई बेबी, कोई भी जब पहली बार कोई चीज करते हो आप, तो ऑब्वियसली थोड़ा डर तो लगता है, राइट? कि सही होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो हो अभी बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम बैठोगे अगर बोर्ड एग्जाम में, कभी तो दिया नहीं, स्कूल में ही आदत है भाई, तो आप वो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, वो चीज दिमाग में होती है, तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, राइट? तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स तो कब से दे रहे हो, बट बोर्ड एग्जाम्स पहली बार दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में चलता है कि चैलेंजिंग होगा, थोड़ा बहुत डर लगता है, राइट? सेम वे में अगर कोई जॉब लगती है, किसी की न्यू जॉब लगती है, तो फर्स्ट डे जब वो जाता है भाई अपने काम पे, भले ही उसको सब आता हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो होता है दिमाग में, राइट, कि कैसा जाएगा फर्स्ट डे, यानी चैलेंजिंग होगा, लोग कैसे होंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वेलकमिंग होंगे कि नहीं, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, राइट? तो कोई भी चीज आप सबसे पहली बार करते हो तो ऑलवेज इट वुड बी अ बिट चैलेंजिंग एंड ऑल्सो इट कैन मेक यू फील अफ्रेड, डरा भी सकती है और चैलेंजिंग भी हो सकती है। ऑल द बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और इसीलिए इस आंसर में आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सबसे पहले जब अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने वाली होती हैं, सबसे पहले उड़ने वाली होती हैं, तो डेफिनेटली वो भी डरती होंगी। क्लियर?
नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपके हिसाब से क्या ह्यूमन बेबी को भी चैलेंजिंग लगता है या डर लगता है टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप. So similarly, a human baby is also afraid of taking the first step and finds it challenging when he learns to crawl or stand up without support. अब बिगनिंग जब होती है तो भाई बच्चा क्या करता है, क्रॉल करता है, राइट. तो क्रॉल करने के बाद जब अपनी फर्स्ट स्टेप लेता है, सबसे पहले खड़े होने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है, राइट, वो शेक करता है कि सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये तो होता होगा कि बस गिर जाएगा, राइट. और जैसे ही वो फर्स्ट टाइम खड़े होता है, ही फॉल्स. ऐसा होता है, राइट. तो या तो कुछ बेबीज हंस देते हैं, या कुछ बेबीज को रिएक्शन ही नहीं पता कैसे देना होता है, कुछ बेबीज रो देते हैं. तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप लेना एक छोटे बेबी के लिए भी चैलेंजिंग होता है, सेम वे हर एक बर्ड के लिए भी होता है, और यही चीज यहाँ पर सीगल के साथ भी थी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, the sight of the food maddened him. What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? पहले तो आपको इस पूरी लाइन को समझाना है कि जो साइट यानी जैसे ही उसको खाना दिखा तो वो मैड हो गया, पागल हो गया. ऐसा क्यों? क्योंकि मोर देन 24 आवर्स से यंग सीगल ने कुछ नहीं खाया था, राइट. उसकी फैमिली उसको टोटली इग्नोर कर रही थी, क्योंकि उसको सिखाना चाहते थे कि भाई फ्लाई करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपनी डेली लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं वो बर्ड कैसे पूरी करती, राइट. तो यहाँ यंग सीगल जो है वो मोर देन 24 आवर्स भूखा रह चुका था, उसको कुछ खाने को नहीं मिला था. तो 24 घंटे से ज़्यादा के बाद अगर उसके सामने खाना रखा हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसका रिएक्शन कि मुझे खाना चाहिए, और दैट्स व्हाई ही वाज मैड एट इट. देन आपसे पूछा गया है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई, यानी कि उसको किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया. कंपेल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूर कर देना किसी चीज़ के लिए. तो यहाँ पर यंग सीगल को वो क्या चीज़ थी जिसने कंपेल किया टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो हमें पता है भाई उसकी मम्मा ने बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ की, उसके सामने खाना लेकर आए बट उसको खाना नहीं दिया. तो जैसे ही वो खाने पे डाइव मार रहा था, उसी वक्त वो गिरने वाला था ऑलमोस्ट. कहाँ से? अपने प्लेट्यू से, राइट, लेज से. और वहां से उसको बचना था तो उसने अपनी विंग्स जो है वो स्प्रेड किए एंड ही वाज एबल टू फ्लाई. तो खुद की लाइफ बचाने के लिए और खाने की वजह से वो अपनी पहली फ्लाइट ले पाया. तो हमें पूरी तरीके से ब्रीफ पता है. अब चलिए इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें प्रॉपरली आंसर करना है. सो द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री. बहुत भूख लग रही थी भाई यंग सीगल को. इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई. और यही जो हंगर था उसका, जो उसको भूख लग रही थी, इसी की वजह से उसको मजबूर कर दिया उस खाने ने कि भाई तुमको अब उड़ना ही पड़ेगा. Its hunger intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मा जो है एक फिश को अपने पैरों में दबाकर, फीट में दबाकर टीयर कर रही है, अपनी बीक से खा रही हैं, तो उसको वो देखकर और ज़्यादा भूख लगने लगी. इट क्राइड टू हर. और ये सीगल ने क्या किया, अपनी जो भी उसकी वॉइसेस होती हैं वो निकाल कर वो रो रहा था कि मुझे भी खाना चाहिए. बेगिंग हर टू गेट सम फूड. When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy and anticipation. और यहाँ पर जैसे ही उसको खाना दिखा तो वो खुश हो गया. किस लिए? खुशी की वजह से. और एंटिसिपेशन यानी कि जब आप पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हो, यानी पहले ही पता कर लेते हो कि कुछ अच्छा होने वाला है. तो यहाँ पर यंग सीगल जैसे ही देखता है कि भाई उसकी मम्मा खाना लेकर आ रही है उसकी तरफ, तो उसने ये पहले एंटिसिपेट कर लिया था, रियलाइज कर लिया था कि खाना उसी के लिए आ रहा है. तो वो जो है खुशी के मारे चिल्लाने लगा था. However, she stopped midway. और वो जो है उसकी मम्मा जो है वो आते आते बस एक जगह पे रुक गई, उन्हें हॉल्ट लिया. It wondered why she did not come nearer. Not being able to resist or control hunger any longer, it dived at the food in its mother's beak. और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मा रुक गई हैं, तो सीगल जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड था, राइट, कि मम्मा रुक क्यों गई. क्लियर? तो उसने फिर जस्ट बिकॉज उसका जो भूख लग रही थी, उसको जो हंगर था वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो रेजिस्ट नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, और इसीलिए उसने उस फिश के ऊपर डाइव, छलांग मार दी. At that moment, his hunger overpowered his fear of the great expanse of sea beneath the cliff. अब जो प्लेट्यू जो था, बिल्कुल जो पॉइंट था, क्लिफ था, वहां पर से उसको जब सी दिखता था कि इतना बड़ा सी है, इतनी ज्यादा डेप्थ है, तो वो डरता था उसी से. बट उस खाने की वजह से जो उसने डाइव मारी और उसको फिर उड़ना ही पड़ा, तो वो जो डेप्थ थी कहीं ना कहीं सी की, उसकी वजह से वो अब डर नहीं रहा था. ही वॉज रेडी टू फ्लाई नाउ.
Finally, this plunge was followed by the natural reaction of its body, that is to fly. और यू नो जैसे इस सिचुएशन में जब वो आया तो ऑब्वियसली एक बर्ड का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, फ्लाई करने का, राइट? अब वो ऐसा तो है नहीं वो वापस से रिटर्न कर सकता है अपने आप को, नहीं, उसके पास एक ही रास्ता था कि वो फ्लाई कर सके। और वो जो नेचुरल रिएक्शन था उसकी बॉडी का, उसको समझ नहीं आ रहा था, उसने वो सोचा नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गया कि भाई उसने अपने विंग स्प्रेड किए और उसने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू सेव हिज लाइफ। तो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन था वो एक ही चीज़ पूछ रहा था कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से फर्स्ट फ्लाइट लेने में यंग सीगल सक्सेसफुल हुआ। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द हंगर। और वो किस तरीके की सिचुएशन थी पूरा सीन जो है डिस्क्राइब कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो डायरेक्टली मेंशन कर दो कि फॉर मोर देन 24 आवर्स द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट हंगर ही वाज नॉट एबल टू रेजिस्ट इट एंड डाइव्ड ऑन द फिश व्हिच वाज देयर इन इट्स मदर्स बीक। ठीक है, एंड जस्ट टू सेव हिज लाइफ सो दैट ही डज नॉट फॉल्स इन द सी, ही स्प्रेड हिज विंग्स एंड ही फ्लोन, he had flown। क्लियर? तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि हाँ भाई इसने जैसे ही इसको खाना नहीं मिला था, अपनी मम्मा की बीक में खाना देखा, वो जो है रेजिस्ट नहीं कर पाया इसको और अब जो है उसने डाइव कर दिया खाने पे और फिर अपने आप को बचाने के लिए सी में वो गिर ना जाए तो इसीलिए क्या किया, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली। तो दिस इज व्हाट द हंगर इज द रीजन विच कंपेल्ड द सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो ये पेरेंट्स थे सीगल के, वो क्या कर रहे थे, इसको टोटली इग्नोर कर रहे थे, बहुत गंदी तरीके से हाई पिच में चिल्ला रहे थे। श्रीली क्या था कि बहुत हाई पिच में चिल्लाना, तो उसको चिल्ला रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। और फिर कजोल, कजोल का मतलब होता है कि जब आप वो बोलते ना कि सहलाते हो कि हाँ भाई कर लो ऐसा, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर इसके पेरेंट्स भी कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं वो उसको इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे थे कि तुमको फर्स्ट फ्लाइट अपनी लेनी पड़ेगी। तो क्यों कर रहे थे उसके पेरेंट्स ऐसे, राइट? कि पेरेंट्स नॉर्मली क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई रहने दो, बच्चे को नहीं करना, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं पेरेंट्स, उसको धमका रहे थे, उसको खाना नहीं दे रहे थे, उसे इग्नोर कर रहे थे, उससे बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ऐसा सब कुछ? क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता था कि अगर हम ऐसा हार्श स्टेप नहीं लेंगे तो ये यंग सीगल जो है, उनका जो बेटा है, वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा, राइट? तो इसलिए उसके बेटरमेंट के लिए, ताकि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाए, उसका जो फियर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इस चीज के लिए इस यंग सीगल के जो पेरेंट्स हैं वो इसे फोर्स कर रहे थे कि यू शुड टेक योर फर्स्ट फ्लाइट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Seagull's parents had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down। अब सीगल के जो पेरेंट्स हैं भाई, उन्होंने सब ट्राई कर लिया, उसको अकेला छोड़ के चले गए, उसका खाना बंद कर दिया, उसको टॉन्ट करते थे, बात नहीं करते थे, करते भी थे तो बहुत बुरी तरीके से करते थे, तो हर एक चीज़ ट्राई कर ली जिसकी मदद से क्या हो कि वो सीगल जो है वो अपना डर जो है वो उसको कम कर पाए और वो उड़ने की कोशिश करे। पर वो क्या कर रहा था, ही वॉज रिलेक्टेंट टू फ्लाई, यानी कि बिल्कुल ही उसने तो मना ही कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं तो उड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिलक्टेंस, क्यों था भाई वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा सी में और मेरे विंग्स कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे एंड आई वुड फॉल डाउन। तो वो जो डर था उस वजह से ये सीगल के पेरेंट्स ने जो भी ट्राई किया वो फेल हो रहे थे। He looked at his brothers and sisters but would not make any efforts। अब होता क्या है ना, देखो घर में जब अपन सिबलिंग्स वगैरह होते हैं, भाई बहन, अगर एक भाई या एक बहन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है तो छोटे भाई बहन को जब लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई बड़े भाई ने तो ये कर लिया, बड़ी बहन ने तो ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो कॉम्पिटिशन जो दिमाग में आता है और वो जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। सेम यहाँ पे हो रहा था कि यंग सीगल अपने ब्रदर सिस्टर्स को जब देखता था कि भाई वो आराम से फ्लाई कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है, तो वो चीज़ देख कर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको फिर भी वो जो डर था ना वो ज्यादा उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, उसका लेवल ज्यादा था, वो ओवर पार कर रहा था इसके थॉट्स के ऊपर कि इसको फ्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain। और इसीलिए पूरी फैमिली जो है वो इसको इग्नोर कर रही थी, इसको डरा रहे थे, धमकी दे रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे और इसको छोड़कर अकेले चले गए थे कि भाई अब जाके तो इसको लगे कि यार अब तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मुझे उड़ना ही पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फूड ही, खाने के लिए ही वो कोशिश कर ले। बट हो क्या रहा था, सब कुछ जो है बिल्कुल वेन में यानी वेस्ट हो रहा था। Clear? All right, चलिए next question. Next question is, have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or
ग्रुप्स। अब आपको ये एज अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी गिवन है बुक में, बट यहाँ पर हम एक सैम्पल आंसर डिस्कस कर लेंगे जिसमें आपको अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना है कि लाइफ में ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप फर्स्ट टाइम करना तो चाहते थे बट आप बहुत डरे हुए थे, ठीक है, और फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया या हेल्प की या सपोर्ट की कि नहीं भाई करो, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, राइट, तो हमें हमेशा डर लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो पहले तो या तो वो 3 व्हील्स वाली साइकिल हमको लेके दी जाती ताकि बैलेंस रहे, राइट, पीछे 2 एक्स्ट्रा व्हील्स लगे हुए होते हैं ताकि आप गिरो नहीं। तो आपको धीरे धीरे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, आप साइकिल चलाना सीखते हो, गिरते हो, बहुत बार लगती है, राइट, बट फाइनली वो जो डर है वो आपका खत्म हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते 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 साइकिल में मास्टर हो जाते हो, राइट। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आप जो फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो आपने जब फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ जो है आप डर रहे थे करने में और जब आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तब जाके आप उस चीज़ को सीख पाए हो, तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। एक सैम्पल आंसर बाइसिकल का ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट, so yes, I had a similar experience while learning to ride a bicycle. क्वेश्चन में आपसे पहले पूछा गया ना, राइट, कि आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या कि जब आप डर रहे थे फर्स्ट टाइम कुछ करने के लिए और आपके पेरेंट्स ने जब सपोर्ट किया तो यू वर एबल टू डू इट। तो आपको पहले तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, राइट, कि हाँ आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस क्या था, वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल, वाइल लर्निंग टू राइड अ व्हीकल, वाइल लर्निंग टू कुक, जो भी गर्ल्स हैं वो लिख सकती हैं, वाइल लर्निंग टू कुक, इवन बॉयज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड नाउ डेज, राइट। तो आपने जो भी पहली बार चीज़ आप डर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, आपने जब फर्स्ट टाइम केक बनाने की कोशिश की हो, भाई लॉकडाउन में बड़े केक वेक बने सबके घर में, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पर शेयर कर सकते हो एज योर एक्सपीरियंस। सो इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो सबसे पहले तो जब मैं साइकिल, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी लाइफ का, ठीक है, कि सबसे पहले जब हम साइकिल चलाने की कोशिश करते थे तो भाई गिरते थे बहुत बार, राइट, एंड डेवलप्ड अ फियर, और वो गिरने की वजह से वो जो चोट लगती थी उस वजह से हम बहुत ज़्यादा डर जाते थे कि नहीं भाई साइकिल चलाना बहुत खतरे का काम है। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कजोलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन। और कभी भी आपके पेरेंट्स जो हैं फिर जब आपको ये बोलते थे कि कर लो, अरे भाई हो जाएगा, साइकिल चलाने में बड़ी बात क्या है, गुस्सा करते थे कि क्या डर गए हो तुम इससे, फिर भी उस जो डर था ना उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ते थे कि नहीं भाई मैं फिर चलाऊंगा, मैं फिर से गिर जाऊंगा। बट माई फादर एनकरेज्ड मी टू ओवरकम द फियर एंड हेल्प मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिल। बट मेरे जो पापा हैं उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने हमेशा हार नहीं मानी, ही वॉज एडमेंट, यानी बिल्कुल स्थिर थे कि नहीं भाई इसको सिखाना ही है साइकिल, और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मुझे। और साइकिल पे क्या करते हैं पेरेंट्स, वो पीछे बैठ जाते हैं, राइट, और आपको चलाना सिखाते हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, यानी अगर वो ठान लेते हैं कि बच्चों को सिखाना है, उनका डर भगाना है, तो क्या करते हैं वो खुद भी उसका पार्ट बन जाते हैं, राइट, वो कोशिश करते हैं कि आप वो जो डर है उसको भगाओ। और सेम चीज़ आप यहाँ पे आंसर पे भी मेंशन कर रहे हो। He took me on a mound near village and made me sit and asked me to put my hands on the handle and feet on the पैडल। क्या लिखा है यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल दिया है कि फिर मेरे पापा ने क्या किया, मुझे विलेज में एक माउंड क्या होता है, जैसे विलेज अगर आप नहीं भी गए हो तो पार्क्स वगैरह में ना ऐसा डोम शेप का कुछ बना होता है और ये पूरा ग्रास से कवर्ड होता है, राइट, मतलब नॉर्मल होता है और फिर एक डोम शेप का बना होता है, और बच्चे क्या करते हैं उस पर ऊपर बैठ जाते हैं और फिर नीचे फिसलते फिसलते गिरते हैं, राइट, यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ से अगर आप एक बार निकलते हो तो ये खुद ही ऑटोमेटिक आप नीचे आ जाते हो फिसल के, राइट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि फिर मैं जो हूँ अपना डर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, ये जो फियर था मेरा कम नहीं हो रहा था साइकिल चलाने का। तो वन डे माई फादर टुक मी ओवर द माउंड इन अ विलेज, यानी यहाँ पे मेरे पापा ने मेरे को बिठाया साइकिल पे, ठीक है, और मुझे मेरे हाथ को हैंडल पे रख के पैरों को पैडल पे रखवाया और फिर क्या किया भाई, इट स्पेड डाउन एंड एंजॉयड इट विदाउट फियर। और फिर स्पीड डाउन, यहाँ पे फिर क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई। यहाँ साइकिल पे खुद ही जब आप आओ ना तो स्पीड बढ़ेगी तो धीरे 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 आप यहाँ नीचे आ ही जाते हो और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है, नहीं तो गिरोगे सीधे, राइट। तो यहाँ पर यही किया, पापा ने क्या किया, उनको बिठा दिया और फिर ये जो इंजॉयमेंट वाला सीन था कि आप खुद ही स्पीड में चल रही है साइकिल, और वो साइकिल चलाने का जो इंजॉयमेंट था उस वजह से वो फियर हमेशा के लिए खत्म हो गया एंड इट डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस। Thus I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practices। और फिर मेरा डर जो है खत्म हो गया साइकिल के लिए, और फिर साइकिल को मास्टर करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की एंड फाइनली एज इट इज सेड भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सेम वे में अब मुझे साइकिल चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो आप यहाँ शेयर कर सकते हो। आपका और कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पर आप प्रॉपरली एक आंसर लिख पा रहे हो, यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू कैन टेक दिस आंसर एज योर answer of your question. Clear? All right, next.
Next question is, in the case of a bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. You know, जब birds को आप देखते हो कि अगर मैं बोलूँ कि भाई बर्ड जो है वो उड़ रही है, सबसे पहली उसने अपनी फ्लाइट ले ली, तो ये नेचुरल है कि किसी का भी रिएक्शन क्या आएगा कि भाई बर्ड्स आर मेंट टू फ्लाई, राइट, कि भाई बर्ड्स हैं, वो पक्षी है तो वो तो उड़ेंगे ही. तो ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन होता है, यानी पहले से ही धारणा होती है कि हाँ भाई ऐसे तो होने ही वाला है. इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन योर आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमने आंसर अभी डिस्कस किया साइकिल वाला, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of a failure? Very nice question. यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे भाई हमारा ऑलरेडी दिमाग में ये रहता है कि बर्ड है तो वो तो उड़ ही सकती है, सेम वे में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या ऐसा था कि आपकी सक्सेस जो है वो गारंटीड थी कि आप साइकिल चलाना सीखोगे और भाई बहुत अच्छे से चला लोगे एक बार में, कि ऐसा कुछ था कि रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, कि भले ही आप फेल हो सकते हो, वो एक चांस है, फिर भी क्या आप ट्राई करते रहे. यानी इन शॉर्ट बोल सकते हो, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप कोई भी चीज़ जब ट्राई करते हो तो क्या ऐसा होता है कि सक्सेस मिलना ही मिलना है, गारंटीड होता है, या फिर सक्सेस की सिर्फ एक्सपेक्टेशन न रखते हुए आपको सिर्फ ट्राई करते रहना चाहिए, भले ही फेलियर के भी चांसेस हो. तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से देना है कि वट एवर यू थिंक. देखो जनरली तो यही सच है कि गारंटीड कभी नहीं होती सक्सेस, ज़रूरी तो यही है भाई 50-50% लेके चलो कि फेल भी हो सकते हो या फिर सक्सेसफुल भी हो सकते हो, राइट. बट आपको क्या करना है, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग, भाई प्रैक्टिस करते रहो ताकि फियर भी कम हो और मास्टर भी हो जाओ, राइट. और कहीं ना कहीं वो परफेक्शन हासिल कर पाओ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. और ये लाइन आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो. चलिए एक सैम्पल आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का. So we face some problems in the initial stage while learning a new skill. किसी भी नई चीज़ को सीखते हैं तो बिगनिंग में तो देखो प्रॉब्लम होती ही होती है, आपके बहुत गलतियां होती हैं आपसे जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो. ऐसा तो कोई नहीं है भाई जो पहली बार में करता है परफेक्ट कर देता है, राइट. तो जब आप कोई चीज़ पहली बार सीखते हो तो हमेशा आपसे गलतियां होती हैं, आपको चैलेंजिंग लगता है और कहीं ना कहीं आप अफ्रेड भी होते हो. Due to the fear of failure, we hesitate to perform a task or to do something new. और हम क्या करते हैं भाई, हमें जो है वो डर रहता है दिमाग में कि भाई करेंगे फेल हो गए तो आप कोशिश ही नहीं करते, राइट. तो वो जो एक हेजिटेशन होता है, वो जो हिचकिचाहट होती है कि भाई हम फेल हो जाएंगे, तो उस वजह से हम मेहनत करना ही छोड़ देते हैं, उस पर काम करना ही छोड़ देते हैं. In case of the seagull, his parents cajoled him to fly. In the example I have given in the answer of previous question, I was cajoled by my father to learn साइकिलिंग. जैसे सीगल वाली स्टोरी अगर हम देखें इस फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें भी उसके पेरेंट्स उसको बहुत बार थ्रेटन कर रहे थे, कजोल कर रहे थे कि नहीं भाई करो, कोशिश करो, फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट लेने की एटलीस्ट कोशिश तो करो कि कभी ना कभी विंग स्प्रेड करोगे, वो डर खत्म हो जाएगा, राइट. सेम वे में साइकिल का जो डर बताया है प्रीवियस आंसर में, इसमें भी द फादर ऑफ द जो भी कैरेक्टर है, अब सपोज मैंने लिखा अगर ये आंसर, तो मेरे फादर ने मेरी बहुत बार हेल्प करी, मुझे बहुत समझाया कि नहीं भाई एटलीस्ट कोशिश तो करो. सेम वे लाइफ में होता है, हर एक चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई होता है कि भाई कोशिश तो करो. So that at that stage I was to learn cycling as it was very important for me to overcome my fear. और ऐसा क्यों भाई कि यहाँ पे सीगल के पेरेंट्स एक चीज़ के पीछे ही पड़ गए थे कि उसको उड़ना सीखना ही है, खाना लाके दे सकते थे उसके पेरेंट्स उसको, राइट. जैसे नॉर्मली हर एक पेरेंट करता है, इसके पेरेंट्स भी इसको रोज खाना लाके दे सकते थे सीगल के. सेम वे में मुझे अगर साइकिल नहीं चलाना आ रही तो मेरे पेरेंट्स बोल सकते थे भाई क्या करना है साइकिल चला के, राइट, छोड़ दो मत चलाओ साइकिल. बट ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो ये नहीं है कि आप ये चीज़ सीख जाओ. यहाँ पर ये होता है कि आप अपने डर पे कैसे काबू पा लेते हो. वो एक स्टेज होता है लाइफ का कि जब आप इस लाइफ के स्टेज पे फेज पे डर से जीत हासिल पा लेते हो, यू कॉन्कर योर फियर, राइट. तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आप रेडी होते हो फिर अपनी लाइफ में किसी भी डर का सामना करने के लिए. अगर एक डर बैठ गया लाइफ में तो फिर बाकी चीज़ों के भी डर इकट्ठे होते जाते हैं, पाइलअप होते जाते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर सीगल के पेरेंट्स या फिर प्रीवियस आंसर में जो फादर हैं वो कोशिश यही कर रहे थे कि भाई इसी वक्त ये जो बच्चा है या सीगल है इनका डर खत्म हो जाए. क्लियर? Yes, my success was guaranteed because if someone is determined to do something, then success is assured. देखो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं. यहाँ तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सक्सेस इज नॉट गारंटीड अनलेस यू वर्क हार्डर फॉर इट, ठीक है. या फिर आप ऐसा यहाँ पे लिख रहे हो कि भाई सक्सेस गारंटीड होती है अगर आप बहुत मेहनत करते हो. तो आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से भी लेना है. एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि येस सक्सेस गारंटीड थी क्योंकि अगर मैंने डिटर्मेंट हूँ, मैं अगर मैंने ठान लिया है कि आई वुड वर्क फॉर इट, तो फिर डेफिनेटली वो काम में मुझे सक्सेस मिलने वाली है. मोर ओवर एज सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन
परफेक्ट। और फिर आप अपना आंसर एक प्रॉपर वे में एंड कर सकते हो कि जैसे कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो है वो एक इंसान को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करता है। परफेक्ट का मतलब ये नहीं कि 100% परफेक्शन, इसका मतलब है कि आप जिस चीज़ से डरते हो, आपको जिसमें प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे आप उसमें बहुत अच्छे माहिर इंसान हो जाते हो, आप परफेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पर आप इस आंसर में यही करने वाले हो। आपको मेंशन नहीं करना है कि भाई नॉर्मली क्या होता है सिचुएशंस में हम डरते हैं चैलेंजेस लेने के लिए, पेरेंट्स हमारे हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे पीछे बढ़ जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। और क्योंकि ये स्टेज होता है लाइफ का, जब आप अगर डर से जीत जाते हो तो आगे जाके लाइफ में ये जो फियर है वो आपके ऊपर ओवर पार नहीं होता, एंड सक्सेस गारंटीड होती है अगर आप डिटर्मिन्ड होते हो। अगर आप अपना फोकस नहीं खोते हो, आप अगर 1% भी कम नहीं करते हो अपनी मेहनत को, तो डेफिनेटली सक्सेस गारंटीड होती है। एंड इट इज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो दिस वॉज अ कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं फ्रॉम द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट से आपको एनसीईआरटी में सिर्फ यही क्वेश्चंस गिवन थे, 5 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके क्वेश्चंस आपको यहां से गिवन है, ठीक है। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। भाई ये जो द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है, इसमें आपको एक लाइन में गिवन था कि आई विल टेक द रिस्क। अब ये रिस्क क्या था, हमें पता है कि भाई जो नरेटर हैं, जो पायलट हैं, वो फ्रांस से इंग्लैंड के लिए फ्लाइट ले रहे थे। इंग्लैंड में इनकी फैमिली रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए, राइट। तो वो था कि भाई रीज़न कि जिसकी वजह से इन्होंने बहुत खुश थे कि हाँ मुझे फ्लाइट ये करनी है। सडनली जब फ्लाइट हो रही है भाई 150 किलोमीटर्स ये पहुंच जाते हैं फ्रांस के आगे, तो तब इनको क्या दिखता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ गया है, क्लाउड्स आ गए हैं, बहुत तूफान आ रहा है, राइट। बट ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, यानी द रिस्क टू फ्लाई। उस वक्त स्टॉर्मी क्लाउड्स में, उस तूफान में जो कंटिन्यूएशन था कि भाई मैं तो आगे बढ़ूंगा, वो था रिस्क। और रिस्क क्यों लिया था, क्योंकि भाई जो नरेटर है, जो पायलट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए, वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, और इसलिए वो जो उनका एक्साइटमेंट था ना, वो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मैं ये रिस्क लूंगा। क्लियर, तो इसका आंसर हमें पता है। चलिए एक सैम्पल आंसर देखते हैं। So the answer for this question is a huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family. जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ रही थी, तो एक ह्यूज स्टॉर्म यानी बहुत बड़ा तूफान जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ब्रूइंग अप यानी कि बढ़ रहा था, राइट। तो यहाँ पर ह्यूज स्टॉर्म जो है वो बढ़ता जा रहा था, बट ऑथर जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए और इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं ये रिस्क लेने वाला हूँ कि मैं स्टॉर्म में आगे फ्लाइट लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, हॉलीडेज एंजॉय करने। और इस रीजन की वजह से उन्होंने ये रिस्क लेने का ठान लिया कि भाई आई विल कंटिन्यू टू फ्लाई। Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the स्टॉर्म। और इसीलिए ये एक रिस्क हुआ। क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी यानी कि मैंने बोला था ना, जब एयरप्लेन चलते हैं तो आगे जब एक क्लियर सीन नहीं दिखता है, पायलट को अगर सब कुछ क्लियरली नहीं दिखता तो इश्यूज हो जाते हैं आगे फ्लाइट लेने में। तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, पूरा ब्लैक डार्क हो रखा था, क्योंकि बिल्कुल बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्लाउड्स, स्टॉर्म जो है वो ब्रू अप हो रहे थे। और यहाँ पर फिर भी पायलट ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, आई वुड कंटिन्यू टू फ्लाई टूवर्ड्स इंग्लैंड, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करना और ब्रेकफास्ट एंजॉय करना है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस as he flew the aeroplane into the storm. अब हमें पता है भाई स्टोरी में जब नरेटर ने, जो पायलट हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि भाई मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, I'll take the risk of flying in the storm, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे वो क्या कंपेयर करते हैं भाई कि जो क्लाउड्स थे वो इतने डार्क और इतने ह्यूज थे कि उसको कंपेयर किया गया था डार्क ह्यूज माउंटेन से, राइट। सिमिलरली ब्लैक एरोप्लेन की एंट्री, फ्यूल का कम हो जाना, कंपस और रेडियो का डेड हो जाना, तो ये बहुत सारी चीजें थी जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, राइट। तो आप ये एक्सपीरियंसेस इस आंसर में मेंशन करोगे। चलिए देखते हैं वन सैंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So as the pilot entered the storm, क्या होता है भाई, his plane started jumping and twisting. अब देखो जैसे ही स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लाउड्स हैं, बहुत बुरी वेदर कंडीशंस होती है, थंडर, लाइटनिंग। तो जब यहाँ पे प्लेन फ्लाई कर रहा है तो उस थंडर, उस लाइटनिंग की वजह से ये प्लेन जो है वो ट्विस्ट या जंप करने लगता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा बैलेंस बिगड़ता है। तो दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके।
He could not see anything outside the plane as it was black. और इतना ज़्यादा अंधेरा था, इतना ज़्यादा डार्क था बाहर कि प्लेन के बाहर कुछ भी देखना जो है पॉसिबल नहीं था for the pilot. When he looked at the compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. और जैसे ही उन्होंने कंपस को देखा और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रेडियो वगैरह को चेक किया कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने के लिए, तो सब कुछ जो है काम करना बंद कर चुके थे, सारी फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो गई थी. It was a terrible and fearsome experience for him. और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टेरेबल, बुरा और डरावना था कैप्टन या पायलट के लिए. क्यों भाई? क्योंकि देखो ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है, ना उनको बाहर कुछ दिख रहा था और ना ही वो किसी तरीके से मदद के लिए किसी से कनेक्ट कर पा रहे थे. तो अब उनको कुछ जब था ही नहीं रास्ता तो क्या हो रहा था, उनको डर लग रहा था कि अब क्या होगा. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to फॉलो. और फिर एकदम से क्या होता है भाई, मिराकुलसली उनको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखता है अपनी एरोप्लेन के बाहर से, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट बैठे होते हैं वो इनको सिग्नल देते हैं, जैसे ये वेव करते हैं, राइट, हाई करते हैं कि भाई मैं आपको देख पा रहा हूँ. तो जो उस ब्लैक एरोप्लेन में पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, इनको सिग्नल करते हैं कि भाई मुझे फॉलो करो ताकि आई कैन हेल्प यू टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट. ओके. It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light on its wings. अब नॉर्मली कभी भी एयरप्लेन देखो, ट्रैवल वगैरह करो, या कभी भी एयरप्लेन अपने ऊपर से जब गुजरता है हम देखते हैं तो हमेशा विंग्स पे लाइट्स दिखती हैं, राइट. वो कंपलसरी है कि भाई लाइट्स होती हैं एक एरोप्लेन के विंग्स पे, बट ये एयरप्लेन जो था इसकी विंग्स पे लाइट्स नहीं थी. तो पहले तो भाई नरेटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि ऐसा कैसा एरोप्लेन है, बट उस वक्त सिचुएशन इतनी डरावनी थी उनके लिए कि वो सब चीज़ें एनालाइज करने से अच्छा उनके लिए क्या था कि भाई मुझे हेल्प करें ताकि हम इस स्टॉर्म से बाहर निकल पाए. He followed him without any choice and landed safely on the runway. और कोई चारा ही नहीं था भाई ये सोचने का कि भाई ये एरोप्लेन कौन सा है, विंग्स पे लाइट नहीं, ये सब नहीं एनालाइज करना था उस वक्त इनको मदद चाहिए थी. वो हेल्प जो है उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने दी, एंड दिस पायलट जो है हमारे नरेटर जो है ही फॉलोड द अदर पायलट, और फिर जो है रनवे पे ये एयरपोर्ट पे सेफली लैंड हो पाए. क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? डकोटा क्या है भाई, इनके एयरप्लेन का नाम, राइट. तो यहाँ पर जैसे ही ये लैंड होते हैं सेफली ऑन द रनवे, तो यहाँ नरेटर बोलते हैं कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक आउट फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. यानी मुझे बुरा नहीं लग रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई बस मुझे थैंक यू बोलना है उस पायलट को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में बैठा था, क्योंकि उसी की वजह से आज मैं सेफली लैंड हो पाया हूँ. अगर वो एरोप्लेन नहीं होता, वो पायलट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आई वुड हैव लॉस्ट माई लाइफ, राइट. क्योंकि ना तो फ्यूल था, ना ही कोई डायरेक्शन था, ना कनेक्शन मिल रहा था, तो जब कुछ था ही नहीं, इतना अंधेरा था, कुछ विजिबिलिटी भी जीरो थी, तो इस वजह से क्या होता, अल्टीमेटली कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता था. बट यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था उसने हेल्प की थी. तो थैंक यू बोलना जो है इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर द पायलट, तो इसीलिए वो बोलते कि आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक आउट फ्रॉम द DS 088 और ओल्ड डकोटा. चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का सैंपल देखते हैं. So the answer is, the pilot was delighted to land safely after being caught in a dense storm of dark clouds and was not sorry to walk away from the old डकोटा. अब यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जैसे ही सेफली जो है लैंडिंग हो गई पायलट की, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, डिलाइटेड थे, इलेटेड थे. क्यों? क्योंकि उनकी भैया लाइफ बच गई. ठीक है, तो जैसे ही वो खुश हो गए कि भाई इतना खतरनाक तूफान से बच के भी मैं सेफली लैंड हो पाया हूँ, तो उस वक्त उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि आई एम सॉरी टू वॉक आउट. ठीक है, to walk away from the old Dakota. He was filled with gratitude for the pilot in the other black aeroplane and desperately wanted to thank him for helping him in such a fearsome situation. तो उस वक्त के लिए सिचुएशन क्या थी कि भाई ये जो पायलट हैं इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. किस लिए? उन पायलट के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए थे और उन्होंने इनकी मदद की टू लैंड सेफली ऑन द रनवे. तो यहाँ पर वो जो थैंक यू की फीलिंग थी कि भाई दैट डेस्परेशन था, वो जो स्ट्रॉन्ग वांट था उस वक्त कि उनको सिर्फ थैंक यू बोलना था उस पायलट को, वही इनके दिमाग में उस वक्त चल रहा था.
Then he was indeed feeling sorry that he could not thank his benefactor enough for helping him land on the runway safely. और फिर उनको सॉरी किस चीज के लिए फील हो रहा था कि भाई वो उसकी मदद नहीं कर पाए. बेनिफैक्टर यानी कि जो आपकी मदद करता है उस वक्त जब आपको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है. तो यहाँ पर जो ब्लैक एरोप्लेन की पायलट थे वो क्या थे, एक बेनिफैक्टर थे. किसके लिए, हमारे नरेटर के लिए. तो यहाँ नरेटर जो है एट द एंड बहुत सॉरी फील करते हैं. क्यों, क्योंकि वो उसको थैंक यू नहीं बोल पाए जिसकी वजह से ये सेफली लैंड हुए थे. क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कोई भी उस वक्त रडार में नहीं था एज पर द कंट्रोल रूम वुमन, कि भाई और कोई तो फ्लाई कर ही नहीं रहा था उस रात, सिर्फ आपका एरोप्लेन था जो फ्लाई कर रहा था. बट आई डोंट नो आपको किस तरीके से एक दूसरा एरोप्लेन और दूसरा पायलट दिख रहा है. सो वी आर लेफ्ट विद दिस सस्पेंस कि वो एग्जैक्टली था कौन, मिस्ट्री है इस चैप्टर में. बट हमें यहाँ पर इतना पता है कि भाई क्योंकि पायलट जो है बहुत ज्यादा थैंकफुल थे फॉर दैट पायलट, तो वो उनको थैंक यू बोलना चाहते थे. इसीलिए ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक आउट from the Dakota, but he was sorry for not being able to thank the other pilot. All right, चलिए next question देखते हैं. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर तभी समझ आएगा जब आपको ये स्टोरी याद हो, राइट, कि जैसे ही सेफली लैंडिंग होती है नरेटर की, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल रूम जाते हैं जल्दी जल्दी. क्यों, क्योंकि वहां पर उनको उस पायलट, उस ब्लैक एरोप्लेन की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. तो जैसे ही कंट्रोल रूम में जाते हैं, कंट्रोल रूम में एक वुमन बैठी होती है और उनसे ये बोलते हैं कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट कहाँ हैं, उन्हें मुझे थैंक यू बोलना है. तो वो जो वुमन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से क्यों देखती है नरेटर को, क्योंकि उस वक्त और कोई फ्लाइट थी ही नहीं और कोई एरोप्लेन था ही नहीं जो उड़ रहा था. बस रडार पे सिर्फ और सिर्फ हमारे नरेटर का जो डकोटा प्लेन है वही सिग्नल उसके दिख रहे थे कि वही एक प्लेन था जो उड़ रहा है. तो कहीं ना कहीं पायलट को जो है विमेन इसलिए स्ट्रेंजली देखती है बिकॉज देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, नो अदर पायलट फ्लाइंग अ प्लेन दैट नाइट. तो इसीलिए वो वुमन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली देखती है हमारे नरेटर को. क्लियर? ऑल राइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं. So the woman in the control center looked at the narrator strangely because when the narrator mentioned about the black aeroplane that helped him land safely on the runway, she gave him a surprised look and told him no one except the narrator's plane was in the sky during the storm. Even the radar reflected the narrator's plane as the only one in the night sky. सेम चीज भाई कि जैसे ही वो पूछने जाते हैं वुमन से कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, उसके पायलट कहाँ है, तो ये जो वुमन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली देखती है पायलट को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बताती हैं पायलट को, नरेटर को, कि कोई भी दूसरा प्लेन जो है उस वक्त फ्लाई नहीं कर रहा था. आपका अकेला प्लेन है जो इस स्टॉर्म में फ्लाई करते हुए रडार पे लोकेट हुआ है. इसके अलावा और कोई प्लेन नहीं था जो उस रात फ्लाइट ले रहा था, फ्लाई कर रहा था. क्लियर? तो इसीलिए वुमन स्ट्रेंजली देखती कि भाई पता नहीं आपको कैसे दूसरा एरोप्लेन दिख गया. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. अब देखो इस क्वेश्चन के लिए n number of possibilities हो सकती है. It depends आप कहाँ तक सोच पाते हो, राइट? तो क्वेश्चन क्या है कि आपके हिसाब से नरेटर की मदद किसने की थी, हेल्प किसने की थी? क्या सच में एक ब्लैक एरोप्लेन था तो भाई रडार में स्पॉट क्यों नहीं हुआ, राइट? दूसरी बात, आपको क्या लगता है भाई फिर किसने हेल्प किया? तो देखो इसका एक आंसर तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, लाइफ और डेथ का सवाल होता है, तो समटाइम्स पीपल हेलुसिनेट यानी कि बहुत ऐसा कुछ दिखता जो होता नहीं है. ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर नरेटर की इतनी बुरी सिचुएशन थी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए थे, फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो उस वक्त उनको ऐसा था कि कोई दिख जाए, राइट? वो ऐसा सोच रहे थे. मे भी हो सकता है उनको वो हेलुसिनेशन हुआ हो, उनको वो जो दिमाग में चल रहा था इमेज वो दिख गया हो कि हाँ भाई कोई पायलट है और मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं सेफली पहुंच जाऊंगा. तो वन रीजन कैन बी कि ओके यहाँ पे कोई एरोप्लेन था नहीं, उनको ऐसा दिख रहा था. ठीक है, दूसरा आप एज भगवान के टर्म्स में बता सकते हो कि मे बी दिस वॉज अ मिराकल, गॉड केम हिमसेल्फ टू हेल्प द पायलट, राइट? आप एक तरीके की वो स्टोरी बता सकते हो कि वहां पर और कोई था नहीं, बट जो भगवान है उन्होंने एक ब्लैक एरोप्लेन या पायलट के रूप में वहां जाकर उनकी मदद की नरेटर की, एंड द नरेटर वॉज एबल टू सेफली लैंड. तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. आपकी सोच है भाई आपको कहाँ तक सोचना है, बट ये जो हेलुसिनेशन वाला रीजन है उसको लेते हुए हम एक सैम्पल आंसर डिस्कस कर लेते हैं. ऑल राइट. So, although there is no definite answer to express who was the unknown pilot who helped the narrator. देखो अगर इससे बिगिन कर दोगे ना
कि भाई कोई डेफिनेट आंसर तो है नहीं, राइट? यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोच हो सकती है कि भाई भगवान आए, मिराकल हो गया, या फिर आप एंड कर सकते हो कि दिस वाज जस्ट अ ड्रीम, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, राइट? तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो हमारे ऑथर ने हमारे लिए भैया ओपन रख दिया है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, की कुछ भी आप सोच के अपने हिसाब से लिखो। बट यहाँ पर हमको आंसर पूछा गया कि आपके हिसाब से किसने मदद की है, तो आप यहाँ पर जब बिगिन करते हो कि कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई किसने मदद की थी, तो इससे क्या होता है ना, आपका जो आगे का आंसर है वो सपोर्ट आप कर देते हो कि हाँ भाई ऐसा मेरा सोचना है, ठीक है? तो ये हमने मेंशन कर दिया कि हमें नहीं पता वो अननोन पायलट था भी कि नहीं, या डेफिनेट आंसर हमें नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मी क्या है भाई, वी कैन अज्यूम, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं दैट प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ हु ओवरकेम हिज फियर इन द midst of a storm, as no other plane was visible in the radar except the narrator's Dakota DS-088। क्या बात हो रही है कि भाई हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि नरेटर ने खुद की ही मदद की, यानी नरेटर ने ही सोल्यूशन निकाला कि भाई मुझे सेफली लैंड होना है एयरपोर्ट पे, और बिकॉज ऑफ दैट उनको ऐसा लगा कि भाई कोई और है जो उनकी मदद कर रहा है, राइट? क्योंकि देखो रडार में तो एक ही एरोप्लेन स्पॉट हुआ था, वो था नरेटर का डकोटा DS-088। इसके अलावा और कोई भी एयरप्लेन उस दिन स्पॉट नहीं हुआ था रडार पे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई और कोई एरोप्लेन था ही नहीं उस वक्त स्काई में, राइट? तो ये तो 100% श्योरिटी हो सकती है कि भाई और कोई एरोप्लेन नहीं था। तो ये यहाँ राइटर खुद ही जो है, जो नरेटर हैं, उन्होंने खुद की मदद की होगी, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी कोई और है। So in that frightening situation, the pilot might have fantasized that someone came to his help. ऐसा हो सकता है कि भाई उस डरावनी सिचुएशन में, उस वक्त जब लाइफ और डेथ का सवाल था, तो जो नरेटर है उन्होंने फैंटासाइज किया हो, ऐसा सोचा हो कि हाँ भाई कोई मेरी मदद के लिए आया है और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी कोई दूसरा एरोप्लेन या दूसरा पायलट वहां पर प्रेजेंट है। However, it is evident that he was a good pilot himself, who was brave enough to fly through a dense and turbulent storm and land on the runway safely. अब यहाँ पर देखो आप अपने आंसर को सपोर्ट भी कैसे कर रहे हो कि खुद ही नरेटर ने अपनी मदद की होगी, क्योंकि देखो नरेटर ने ये जब रिस्क ले लिया कि मैं इस स्टॉर्म में जो हूँ चलाऊंगा फ्लाइट, राइट, कंटिन्यू करूंगा मैं आगे बढ़ना। अब देखो जो नॉर्मली पायलट्स, कोई भी पायलट ले लो आप, तो उनको बहुत ज़्यादा डेंस ट्रेनिंग मिलती है, उनको देखते से पता चल जाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, राइट? तो यहाँ पर ये जो पायलट हैं, जब ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे स्टॉर्म में कंटिन्यू करना है, आगे इंग्लैंड के लिए निकलना ही निकलना है, जाना ही जाना है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये पायलट बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, एक्सपीरियंस थे, और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था अबाउट द फ्लाइंग। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये खुद रेडी थे टू फाइट विद द सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा डरावनी सिचुएशन हो गई थी, एक फ्राइटनिंग सिचुएशन का बोल सकते हो एक बिगिन हो गया था। इस वजह से जो पायलट हैं उन्होंने मे बी ऐसे सोचा कि कोई और मेरी मदद के लिए आ जाए, और उन्होंने ऐसा इमेजिन किया होगा कि देयर इज़ वन ब्लैक एरोप्लेन जो कि उनको बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो, और वो खुद ही आगे बढ़कर लैंड जो है सेफली हो गए होंगे। क्लियर? तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मे बी वो फैंटासाइज कर रहे थे, ऐसा सोच रहे थे, राइट? यानी कि उनको ऐसा सब दिख रहा था, ऐसा है नहीं। क्लियर? तो ये एक वन ऑफ द आंसर्स हो सकता है। सेकंड आंसर हो सकता है कि मे बी देयर वाज गॉड हु केम टू हेल्प द पायलट, बिकॉज द पायलट वाज वेरी ईगर टू मीट विद हिज फैमिली, enjoy his holidays and breakfast with the family. That's why maybe God has come in the form of black aeroplane and that unknown pilot to help the narrator to land safely on the runway. Clear? तो ये भी one of the answers हो सकता है जो आप यहाँ mention कर सकते हो. Clear? All right. Next question. नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन पे जो क्वेश्चंस मेजरली आ सकते हैं वो एनसीईआरटी के आपके यही थे, ठीक है? अब हमें कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस गिवन हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इन्हें आपको अच्छे से पढ़कर समझना है। पहला सेंटेंस है द लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। किसकी बात हुई थी यहाँ पर? जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे, कि भाई वो ऐसे दिख रहे थे जैसे ब्लैक माउंटेन्स हो, राइट? नेक्स्ट, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी जैसे ही क्लाउड्स में एंटर हुआ फ्लाइट जो है लेकर, तो उस वक्त क्या हुआ? बहुत अंधेरा था, तो वो डार्कनेस थी, इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा था। मे बी इसीलिए बोल रहे हैं कि वो सडनली ब्लैक, राइट? In the black clouds near me, I saw another aeroplane, यानी जो मेरे आसपास अंधेरा था वहां पर, ठीक है? तो अगेन वी कैन से सॉर्ट ऑफ डार्कनेस की बात हो रही है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन क्यों बोला है? क्योंकि भाई उसकी विंग्स पे लाइट नहीं थी और वो ब्लैक ही दिख रहा था मे बी, ठीक है? सो द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेस A, यानी they look like black mountains, and C, in the black clouds near me I saw another aeroplane, refers to the very darkest color. इन दोनों में बहुत ही डार्क कलर की बात हो रही है, राइट? बट
In B, which is inside the clouds, everything was suddenly black. And D, the strange black aeroplane was there. It means without light or with नो लाइट. यहां पर जो सेंटेंसेस बी हैं और यहां जो सेंटेंस डी है, यहां पर मतलब है इनका कि भाई जहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं हो. और इन दोनों सेंटेंसेस में ए में और इन द इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, यहां पर ये जो दो सेंटेंसेस हैं इसमें डार्क कलर ब्लैक की बात हुई है. तो ब्लैक को कितना डिफरेंटली यूज किया गया इन सेंटेंसेस में वो हमें बताया. ठीक है, चलिए इतना तो हम समझ चुके हैं. नेक्स्ट हमसे कहा गया है ब्लैक हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ब्लैक का मतलब देखो बहुत होता है. ब्लैक कलर है, ब्लैक को डार्कनेस के साथ, ब्लैक को नेगेटिविटी के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है. बट इनफैक्ट आई बिलीव ब्लैक इज द बेस्ट कलर, राइट. बट कहीं ना कहीं हर एक कलर को किसी ना किसी चीज़ के साथ इंडिकेट किया जाता है. जैसे व्हाइट को आप बहुत ज़्यादा पीस के साथ एक शांति का कलर मानते हो, सेम वे ब्लैक को आप डार्कनेस, नेगेटिविटी, इन सब के कलर्स मानते हो. तो ब्लैक अकेला एक वर्ड कलर नहीं है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रेफर ब्लैक टी. जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि सर व्हाट वुड यू प्रेफर, टी और कॉफी, राइट. तो हम यहाँ पे बोले अगर आई वुड प्रेफर ब्लैक टी, ब्लैक टी का मतलब क्या हुआ, वो चाय जो काली कलर की दिख रही है, नहीं. यानी कि मुझे अपने चाय में दूध नहीं चाहिए. और टी विदाउट मिल्क कहलाती है ब्लैक टी, जैसे आप काली चाय बोलते हो हिंदी में, राइट. तो यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रेफर टी विदाउट मिल्क. तो ब्लैक का मतलब यहाँ क्या हुआ, कलर नहीं, यहाँ पे मतलब था विदाउट मिल्क. With increasing pollution, the future of the world is black. और यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है. यहाँ ब्लैक का मतलब क्या है, it means with increasing pollution on the future of the world is very depressing and without hope. तो यहाँ ये ब्लैक जो कलर है वो डिप्रेशन और नो होप की बात कर रहा है. तो पहले सेंटेंस में ब्लैक वाज इंडिकेटिंग विदाउट मिल्क, नेक्स्ट एग्जांपल में ब्लैक इज सेइंग विथ नो होप एंड डिप्रेसिंग. कभी सेंटेंस में ब्लैक इज इंडिकेटिंग डार्कनेस, समवेयर विथ नो लाइट, समवेयर द कलर ब्लैक, राइट. तो ब्लैक के बहुत सारे मीनिंग्स हमको देखने को मिल रहे हैं. Now try to guess the meanings of the word black in the sentences given below. Check the meanings in the dictionary and find out whether you have guessed right. अब आपको कुछ set of sentences given है और उन सेंटेंसेस में आपको ब्लैक का मीनिंग पता करना है कि भाई यहाँ ब्लैक का मतलब क्या है. और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है, यू कैन यूज द डिक्शनरी, उसकी जरूरत नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू है. तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं भाई कि ब्लैक कलर का हर एक सेंटेंस में मतलब क्या है. ऑलराइट, चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है गो एंड हैव अ बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक. भाई जाओ जहाँ के नहा लो क्योंकि तुम्हारा मुंह और जो हाथ हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उस पर्सन के कलर की बात हो रही है, नहीं. इसका मतलब हुआ कि भाई तुम्हारा जो चेहरा है, फेस है और जो हैंड्स हैं वो ब्लैक हो रहे हैं. इसका मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं. कह सकते हो कि डर्ट की वजह से, डस्ट की वजह से गंदे हो रहे हैं, तो जाके नहा लो. ठीक है, तो यहाँ ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि हैंड्स डर्टी हैं. क्लियर. सो द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस सेंटेंस इज दैट द फेस एंड हैंड्स आर डार्क बिकॉज ऑफ डस्ट एंड डर्ट. ठीक है, तो कह सकते हो यहाँ पर ये जो वर्ड ब्लैक का यूज किया गया है ये बोल रहे हैं कि यहाँ हैंड्स और फेस बहुत डर्टी हो रहे हैं क्योंकि मे भी धूल मिट्टी से यहाँ खेले हो, तो वो डर्ट को जो इंडिकेट कर रहा है वो है यहाँ पे कलर ब्लैक. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन अ ब्लैक लुक as he crossed the road when the traffic light was green. क्या बोल रहे हैं कि भाई जो टैक्सी ड्राइवर है उसने किसी पर्सन रतन को जो है देखा किस तरीके से एक ब्लैक लुक देते हुए जैसे ही उसने ट्रैफिक लाइट ग्रीन होते हुए जो है क्रॉस कर लिया रोड. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आपको क्या बताना है कि कैसे टैक्सी ड्राइवर का जो फेस है वो ब्लैक लुक कैसे था. ब्लैक लुक का मतलब क्या होता है कि एक अजीब सा चेहरा बनाना, राइट. इसे हम बोल सकते हैं एंगर में भी, फ्रस्ट्रेशन में भी, या तो यहाँ पर ब्लैक कलर जो है कलर को इंडिकेट नहीं कर रहा. दिस इज इंडिकेटिंग एन एंग्री लुक कि जैसे ही इस रतन जो पर्सन है उसने जो है रोड क्रॉस कर दिया, जैसी सिग्नल लाइट ग्रीन हुई वैसे ही रोड क्रॉस किया, तो ये टैक्सी ड्राइवर ने क्या किया, इसको एक बहुत ही एंग्री लुक दिया. क्लियर. तो यहाँ पे जो ये ब्लैक लुक है यानी ब्लैक कलर है, ये नॉर्मल कलर की बात नहीं कर रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट एन एंग्री लुक. क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस, The bombardment of Hiroshima is one of the blackest crimes against
ह्यूमैनिटी। अब जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बम्बार्डमेंट्स हुए थे उसकी बात हो रही है कि दिस इज व्हाट वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ब्लैकेस्ट, अब इसका मतलब ये नहीं कि सबसे काला कलर जो है, सबसे ज्यादा डीप में ब्लैक कलर की बात कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो है खराब क्राइम जो है, इट वाज द बॉम्बार्डमेंट इन हिरोशिमा। क्लियर? तो यहां बोल सकते हो, यहां ब्लैकेस्ट का क्या मतलब है, द डार्केस्ट एंड द क्रूएलेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सबसे बुरा क्राइम जो हुआ था उसकी बात हो रही है यहाँ पर, यानी यहाँ ब्लैक इंडिकेट करता है द क्रूअल बिहेवियर ऑफ द पीपल जिन्होंने यहाँ बॉम्बार्डमेंट किया था। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय हेरोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉमेडी के साथ ना वर्ड ब्लैक यूज किया गया है, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो और कुछ दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है। इसका मतलब ये होता है कि ब्लैक कॉमेडी का मतलब कि कुछ सैड या बहुत ज्यादा हार्श सिचुएशंस को एक ह्यूमरस वे में, एक कॉमिकल वे में जब दिखाते हैं उसे कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक इज रेफरिंग टू डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी। चाहो तो इसे और इलैबोरेट करके लिख सकते हो कि व्हेन सम सैड सिचुएशन is depicted in a humorous way. क्लियर? तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लिखना है। दोनों ही परफेक्ट है कि ऐसी कॉमेडी जो बहुत ज्यादा अलग सिचुएशन, सैड, मिसरेबल, जो भी आपको वर्ड लिखना है यहाँ पर, और वो सिचुएशन को एक कॉमिकल वे में, एक ह्यूमरस वे में जब दिखाते हैं उसे कहते हैं ब्लैक comedy. Clear? Next sentence. Sometimes shopkeepers store essential goods to create false scarcity and then sell these in black. क्या लिखा है यहाँ पर कि कुछ कई बार क्या होता है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो चीजों को स्टोर करते हैं, मतलब रख लेते हैं, यानी कि इकट्ठा करके रख लेते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कमी है। स्कैरसिटी यानी किसी चीज की कमी होना, कि भाई ये जो सामान है ये बोल सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, और फिर ऐसा बोलते हैं या फिर कि हमारे पास जो है बहुत कम बचा है स्टोर, वहां पर गोडाउन में हम कहीं से मंगवा देंगे, राइट? और फिर उनको किस में बेचते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। तो ये तो भाई क्लियर हो रहा है यहाँ पर, इधर पे ब्लैक का मतलब है बहुत ज्यादा प्राइस, ओवर प्राइस, राइट? तो यहाँ ब्लैक का मतलब हो जाएगा कि जब नॉर्मल प्राइस से ज्यादा प्राइस पे चीजें बेची जाती हैं उसे हम कहते हैं कि द थिंग्स हैज बीन सोल्ड इन ब्लैक। क्लियर? ऑलराइट, सो द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस सेंटेंस इज दैट द शॉपकीपर्स सेल द डिस्क्राइब्ड गुड्स एट अ हायर प्राइस। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट, विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। क्या लिखा है कि भाई जो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले भाई, उन्होंने क्रिमिनल को ब्लैक और ब्लू पीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे विलेजर्स मार रहे थे क्रिमिनल को तो ब्लैक और ब्लू कलर का हो गया? नहीं, यहाँ पे ब्लैक और ब्लू मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, हियर ब्लैक मीन्स दैट द क्रिमिनल सफर्ड एक्सेसिव बीटिंग एट द हैंड्स ऑफ द विलेजर्स। यानी जब बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई विलेजर्स की, किसके द्वारा, क्रिमिनल की विलेजर्स के द्वारा, तो वो बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं, तो इसीलिए एक्सेसिव बीटिंग को यहां पर इंडिकेट किया गया है कलर ब्लैक से। क्लियर? तो वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं वर्ड ब्लैक के। यहां पर हम ऑलमोस्ट 6 सेंटेंसेस देख चुके हैं, तो कभी भी ब्लैक देख के मत बोलना कि सिर्फ कलर की बात हो रही है। यू हैव टू एनालाइज द सेंटेंस कि वहां पे ब्लैक क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, look at these sentences taken from the lesson you have just read. I was flying my old Dakota aeroplane. तो ये तो भाई the black aeroplane से लाइन दी गई है हमें, राइट? जब तक ये पता नहीं करोगे कि ये लाइन किस पार्ट से है तब तक दिक्कत हो सकती है, राइट? तो ये तो ब्लैक एरोप्लेन की लाइन है, I was flying my old Dakota aeroplane. The young seagull had been afraid to fly with them. तो ये तो his first flight की लाइन है, राइट? अब आपको आगे कहा गया है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर वॉज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट इन द एयर, राइट? यहां पर बोल रहे हैं कि फ्लाई कर रहे थे, यानी कि वो एयरक्राफ्ट को हवा में उड़ा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, राइट? सेकेंड सेंटेंस क्या बोलता है भाई, इन द सेकेंड सेंटेंस द सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग्स। और यहाँ सेकेंड सेंटेंस में एक्चुअल फ्लाइंग की बात की गई है कि बर्ड खुद फ्लाई करेगा। यानी पहले सेंटेंस में जो पायलट हैं, जो नरेटर हैं, वो एरोप्लेन को फ्लाई करेंगे, यानी कंट्रोल करेंगे, वो खुद नहीं उड़ रहे, राइट? बट यहाँ सेकेंड सेंटेंस में सीगल जो है खुद विंग स्प्रेड करके उड़ने की बात हो रही है कि उससे डर रहा था। क्लियर? चलिए, अब इस पे बेस्ड हमको एक एक्टिविटी गिवन है, लेट्स रीड दैट। सो मैच द phrases given under column A with the column B। यानी कि यहाँ जो phrases given है आपको,
जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का जो है कॉम्बिनेशन नहीं है वो क्या होता है, फ्रेज, राइट। तो ये फ्रेजेस जो है इनका मीनिंग यहाँ पे जम्बल्ड अप है, आपको पता लगाना है कौन से फ्रेज का मीनिंग क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेज पढ़ लेते हैं और हर एक मीनिंग जो उनके सामने दिए हैं विच इज रॉन्ग वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला फ्रेज है फ्लाई अ फ्लैग, ठीक है, फ्लैग उड़ाने की बात हो रही है। नेक्स्ट, मूव क्विकली और सडनली, बहुत जल्दी से मूव करना। फ्लाई इनटू रेज, रेज मतलब गुस्सा, ठीक है, तो फ्लाई इनटू रेज यानी हो सकता है गुस्से से किसी चीज में सक्सेसफुल होना, मे बी, वी डोंट नो। नेक्स्ट मीनिंग बी सक्सेसफुल, ओके, ऐसा ही कुछ आगे गिवन है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना। फ्लाई अलोंग यानी एक साथ फ्लाई करना, मे बी। डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल, जो फ्लैग है उसको पोल पे, जो पोल होता है जहां पे हम फ्लैग को लहराते हैं, तो ये इसकी बात हो रही है। तो ये आई थिंक फर्स्ट वाला हो सकता है, फ्लाई और फ्लैग, राइट। फ्लाई हाई यानी बहुत ऊंचा उड़ना, में भी सक्सेसफुल की बात हो रही है यहाँ पे। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, कहीं से भाग जाना। फ्लाई द कूप बिकम सडनली वेरी एंग्री, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस दिए हैं। यहाँ पर कूप को फ्लाई करना, देन यहाँ पे दिया है बिकम सडनली, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना। क्लियर। अब कुछ हमें फ्रेजेस दिए, कुछ मीनिंग्स दिए, हर कोई मीनिंग इसके साथ जा तो नहीं रहा। अब हमें क्या करना है, करेक्ट मीनिंग्स को प्लेस करना है विद एवरी फ्रेज। चलिए अब इनको करेक्ट कॉलम्स में रखते हैं। जैसे फ्लाई अ फ्लैग, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। जब हम बोलते हैं ना झंडा लहराना, दैट इज व्हाट फ्लाई अ फ्लैग मीन्स, यानी जब आप फ्लैग को पोल पे, यानी जो डंडा है जिसपे आप फ्लैग लगाते हो उस पोल पे फ्लाई कर रहे हो, लहरा रहे हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन अ लॉन्ग पोल। फ्लाई इनटू रेज यानी गुस्से में फ्लाई करना, इसका मतलब है बिकम सडनली वेरी एंग्री, राइट, क्योंकि रेज खुद बोलता है मेरा मतलब एंग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी बहुत जल्दी जब हम गुस्से में जाते हैं ना, जैसे बोलते हैं गुस्सा इतनी जल्दी आ गया, यानी उड़ रहा है गुस्से के साथ, तो फ्लाई विथ रेज। नेक्स्ट, फ्लाई अलोंग यानी एक साथ फ्लाई करना, इसका मतलब मूव क्विकली एंड सडनली, यानी सब एक साथ जो है मूव करना, एक साथ चलना या जाना, वो जो है उसको कहते हो आप फ्लाई अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लाई हाई, इसका हम क्या समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ना, राइट। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, बी सक्सेसफुल, यानी जब हम बहुत ऊंचा उड़ते हैं यानी हमने ऊंचाइयां छू ली हैं, उसको हम बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल है। क्लियर। नेक्स्ट, फ्लाई द कूप, इसका मतलब एस्केप फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि किसी जगह से भाग जाना या किसी जगह से छुप छुपाते हुए जल्दी से निकल जाना नजरें बचा के, उसे कहते हो फ्लाई द कूप। क्लियर, ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन. Next is the third question, which says, we know that the word fly of birds and insects means to move through air using wings. हमें पता है भाई जो fly करने की बात होती है वो birds की terms में हो या फिर वो insects के terms में हो, क्या होता है उसका मतलब उड़ना, ठीक है, wings spread करके उड़ना. Tick the words which have the same or nearly the same मीनिंग. अब आपको बहुत सारे वर्ड्स गिवन है, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 20 वर्ड्स हैं, राइट, 5 4 रोज, तो 5 4 20 वर्ड्स. अब इन 20 वर्ड्स में आपको उन वर्ड्स को टिक करना है या मेंशन करना है जिनका मतलब जो ये फ्लाई से होता है यानी उड़ना, उससे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता हो या फिर कम से कम नियरली सेम मीनिंग है इसका और फ्लाई का. क्लियर. अब कौन से वर्ड का मतलब फ्लाई है या फ्लाई से मिलता जुलता है वो तभी पता चलेगा जब आप हर एक वर्ड का मीनिंग देखोगे, राइट. तो चलिए हम हर एक वर्ड यानी ऑल द 20 वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं और जिस मीनिंग में हमको लगता है कि भाई यहाँ पर ये जो मीनिंग है वो रियल वर्ड फ्लाई के साथ मैच कर रहा है या लगभग सेम है तो हम उसको टिक कर देंगे. क्लियर. ऑलराइट. फर्स्ट वर्ड इज सूप. अब यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बोला था कि his mother souped ahead of him, राइट. तो सूप का मतलब क्या होता है, मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर, यानी कि यहाँ पर उनकी जो मदर थी सीगल की वो एकदम से उड़ते हुए उसके पास से निकलती हैं, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, रियल फ्लाई का मतलब हुआ है. तो सूप ऑल्सो मीन्स वर्ड दैट इट इंडिकेट्स द मीनिंग एज द वर्ड फ्लाई, तो इसे हम टिक कर देंगे, यस, सूप इज वन ऑफ द वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिट. फ्लिट का मतलब होता है मूव स्विफ्टली और लाइटली, यानी कि बहुत स्पीड में बट बहुत हल्के तरीके से मूव करना, तो इसका मतलब भी यही होता है कि सॉर्ट ऑफ फ्लाई, ठीक है, यानी कि बहुत आराम से उड़ना, उसको बोलते हो आप फ्लिट. तो यहाँ पर फ्लिट वर्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड्स जो कि नियरली द सेम है एज द मीनिंग ऑफ फ्लाई. नेक्स्ट,
पैडल, पैडल का मतलब तो पता ही है, एक तो पैडल होता है कि जो साइकिल पे होता है जिस पर पैर रख के चलाते हो, एक का पैडल का मतलब होता है जो बोट्स को रो करते हो तो उसको आप बोलते हो पैडलिंग, ठीक है। तो पैडल का मतलब है मूव थ्रू द वाटर इन अ बोट यूजिंग अ पैडल, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट की बात हुई तो साइकिल की पैडल को यहाँ पे नहीं बता सकते। सो दिस मीन्स व्हाट, जब आप रोल करते हो बोट में, दैट इज व्हाट हियर पैडल मीन्स। तो यहाँ पैडल जो है बिल्कुल भी फ्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो दिस इज नॉट द वर्ड जो हम टिक करेंगे, तो यहाँ पे हम टिक नहीं करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड फ्लटर, फ्लटर का मतलब क्या होता है, फ्लाई अनस्टेडीली और होवर बाय फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली। हमने वन ऑफ द स्लाइड्स में पिक्चर्स देखे थे जहां पर यंग सीगल कोशिश कर रहा था एंड ही वाज फ्लैपिंग, राइट, तो इसी को आप बोलते हो फ्लटर करना। तो फ्लटर मींस व्हाट, फ्लाई ही है, विंग्स का यूज है, तो ये भी नियरली द सेम है एज द वर्ड फ्लाई, वी विल टिक दिस वर्ड टू, क्लियर, ऑलराइट। असेंड, असेंड का मतलब असेंडिंग, राइट, यानी कि ऊपर जाना, तो अब वो फ्लाई का मतलब नहीं हो सकता, राइट। असेंड का मतलब हम स्टेयर्स पे भी चढ़ रहे हैं ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाना इज असेंड, इसका मतलब फ्लाई नहीं है, तो हम इस वर्ड को टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट फ्लोट, मूव और होवर स्लोली एंड लाइटली इन अ लिक्विड और द एयर। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, राइट। तो जब हम कोई चीज जो है वो नीचे गिरी होगी, उड़ के आई होगी, तो एक तरीके से वो तैर रही है, तो सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं नियरली सेम है फ्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पर हमने सीगल का भी एक एग्जांपल देखा था वेयर ही वाज फ्लोटिंग, राइट। तो ये भी सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि हवा में भी बबल्स वगैरह जैसे फ्लोट करें तो उड़ते हैं, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं फ्लाई से जो है इसका मीनिंग मैच करता है, तो दिस कैन ऑल्सो बी टिक मार्क्ड कि हाँ दिस इज ऑल्सो द वर्ड जो कि फ्लाई से मिलता जुलता है। नेक्स्ट राइड, अब राइड का मतलब क्या भी, सवारी, राइट। सो सिट ऑन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, यानी कि किसी भी चीज पे बैठना और उसका मूवमेंट कंट्रोल करना इज व्हाट, राइड। तो ये डेफिनेटली फ्लाई नहीं है, तो हम इस वर्ड को टिक नहीं करेंगे, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज स्किम। स्किम का मतलब होता है गो और मूव क्विकली एंड लाइटली ओवर और ऑन अ सरफेस और थ्रू द एयर। ये तो चैप्टर में भी देखा था, राइट, कि जब बर्ड जो है उसको सिखाया जाता है स्किम करना, यानी एकदम से आके पानी की सरफेस पे छलांग मारना सॉर्ट ऑफ, और वहां से फिश को पकड़ लेना, राइट। तो वो भी क्या है, उड़ते हुए ही आना है पानी पे, राइट। तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं वर्ड फ्लाई से मैच करता है कि हवा में उड़ते हुए आना और पानी को टच करके जाना इज वर्ड स्किम, क्लियर। सिंक मतलब डूबना, ठीक है। सो गो डाउन बिलो द सर्फेस ऑफ समथिंग स्पेशली ऑफ अ लिक्विड बिकम सबमर्ज्ड, यानी जब नीचे जो है नीचे नीचे डूबती जाती है उसे बोलते हो सिंक कर रहा है, ठीक है। तो सिंक का मतलब फ्लाई नहीं है बल्कि नीचे जाना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट द वर्ड जो हम टिक मार्क करेंगे, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट डार्ट, मूव और रन समवेयर सडनली और रैपिडली। डार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डार्ट हम खेलते हैं, राइट, जो एक एरो टाइप का होता है उसको फेंकते हो बोर्ड पे, उसको बोलते हैं डार्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं आप उसको फ्लाई करके तो फेंक रहे हो, राइट, वो उड़ रहा है हवा में। तो डार्ट का मतलब होता है समवेयर सडनली और रैपिडली, एकदम से जब हम मारते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लाई ही हो रहा है वो, तो हम बोल सकते हैं कि डार्ट का जो मतलब है वो भी कहीं ना कहीं फ्लाई से मैच करता है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड होवर, होवर मीन्स रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, यानी हवा में एक जगह पे कॉन्स्टेंटली उड़ते रहना, तो कहीं ना कहीं फ्लाई करोगे तभी हवा में पहुंचोगे, राइट। तो उसका मतलब क्या हो गया, होवर। तो होवर को भी आप टिक मार्क कर दोगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी वर्ड फ्लाई के साथ मैच करता है। नेक्स्ट ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब, ग्लाइड का मतलब होता है जैसे आपने कभी कोई बर्ड देखी हो एकदम से ऐसे ग्लाइड करते हुए आती है, उसको आप बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट, एकदम से उड़ते हुए नीचे आती है और फिर एकदम से ऊपर चली जाती है, तो इसको आप बोलते हो कि ग्लाइड कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्लाई करते हुए ही हो रहा है, तो इसको भी आप टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट डिसेंड, अब असेंड और डिसेंड दोनों ही भाई एक जैसे हो गए, असेंड ऊपर जाना, डिसेंड नीचे जाना, तो डिसेंड को भी फ्लाई के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो डिसेंड को भी टिक मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट सोर, सोर वर्ड आप इस स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट सीगल वाले में भी सुन चुके हो, तो सोर भी कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होगा फ्लाइंग से। इट मीन्स फ्लाई और राइज हाई इन द एयर, यानी ऊपर ही ऊपर जाते जाना हवा में, सोरिंग हाई जिसको बोलते हो, तो ये भी फ्लाइंग से रिलेटेड है, तो इसे भी आप टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट इज शूट, शूट मतलब क्या होता है, शूट करना, राइट। सो मूव सडनली एंड रैपिडली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी शूट कर देना या कहीं पे बहुत जल्दी मूव करना किसी डायरेक्शन में, तो ये फ्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसे टिक मार्क नहीं करेंगे, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीजन होता है, एक स्प्रिंग का मतलब होता है मूव और जंप सडनली और रैपिडली अपवर्ड्स फॉरवर्ड्स। जैसे स्प्रिंग नहीं होती, आप उसको दबाओ अगर तो क्या होता है, ये नीचे पिचकती है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड देन एक्सपैंड्स, तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे वाला मूवमेंट है, तो फ्लाई की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो डेफिनेटली वर्ड स्प्रिंग जो है वो फ्लाई से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसे टिक मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है, कहीं रुक जाना, राइट। जब हम बोलते हैं स्टे हियर, रुक जाओ एक दिन के लिए, तो यहाँ पर हम स्टे को भी फ्लाई से रिलेट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए भी इसको टिक मार्क नहीं करेंगे। फॉल,
फॉल मतलब नीचे गिरना, राइट? तो ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, फ्लाई नहीं कर रही, राइट? तो ये भी क्या होगा, ये वर्ड भी इधर पे टिक मार्क नहीं होगा। सेल, मूव स्मूथली एंड रैपिडली, या फ्लोट, सेल का मतलब भी सेम एज फ्लोट होता है, कहीं ना कहीं तैरते रहना, नॉर्मली उसे कहते हैं आप सेल करना। तो सेल को भी एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बोल रहे फ्लाई के साथ, बट कहीं ना कहीं ये मैच करता है कि भाई नॉर्मली जैसे हम करते हैं ना फ्लाई, तो वैसे ही सेल भी कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो कैन बी दिस वर्ड कैन ऑल्सो बी टिक मार्क्ड कि कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट, फ्लैप, मूव अप एंड डाउन इन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई। अब विंग्स को सिर्फ फ्लैप करना है, ठीक है, यहाँ पे हम मूव नहीं कर रहे, सिर्फ फ्लैपिंग की बात हो रही है, तो ये इनडायरेक्टली फ्लाई से रिलेट कर भी सकता है, नहीं भी। तो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट है कि हम इसको टिक मार्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये विंग्स को बता रहा है, यानी विंग्स जो है वो मूव कर रहे हैं, हम फ्लाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम इसे टिक मार्क नहीं कर रहे। नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैम इससे तो टिक मार्क कर ही लेते हैं क्योंकि ये फ्लाइंग से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ विंग्स को सिर्फ फ्लैप कर रहे हो प्रिपेयर करने के लिए। जब हम फ्लाई करने के लिए प्रिपेयर करते हैं बर्ड्स वगैरह, तो फ्लैप करते हैं विंग्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे फ्लाई हो रहा है अल्टीमेटली, तो दिस इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द विंग्स, इसीलिए हम इसे टिक मार्क नहीं करेंगे। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज थिंकिंग अबाउट द पोएम, यानी चैप्टर से रिलेटेड लैंग्वेज और टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब जो पोएम्स गिवन है इसमें, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बॉल पोएम, उस पे जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारी फर्स्ट पोएम पे जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज डाइन रियली राइम विथ लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? अब पोएम में स्टैंजा में देखो वर्ड्स बहुत अलग अलग यूज किए हैं यहाँ पर। जो पोएट हैं उन्होंने या तो स्पेलिंग चेंज कर दिया है, या एक दो वर्ड मिस कर दिए हैं, रॉन्ग स्पेलिंग लिखी है, तो ये सब चीजें उन्होंने क्यों की है, एक राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा है क्या डाइन लायन से राइम करता है, और अगर नहीं करता तो किस तरीके से आप इनमें चेंजेस करोगे कि ये जो है राइम करने लगे, ठीक है। चलो, नो डाइन डज नॉट राइम विथ लायन, लायन डाइन, तो वो इन आ रहा है, यहाँ पे ऑन आ रहा है, राइट, और सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पर इसीलिए ये राइम नहीं कर रहा है। If we change the pronunciation of lion by speaking it was lying, then it may rhyme with the word dine. अगर lion की जगह lying होता तो फिर हम बोलते कि कहीं ना कहीं राइम कर रहा है। तो अगर यहाँ पर पोएम में पोएट जो है लाइन की जगह किसी ना किसी लाइन को ऐड करके लाइंग वर्ड रख देते, तो फिर आप डायन और लाइन को बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं राइम कर रहे हैं, बट एट द मोमेंट ये दोनों वर्ड्स राइम नहीं कर रहे। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, how does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? यहाँ पर how to tell wild animals में पोएट ने बहुत ही ह्यूमरस वे में आपको डिफरेंट तरीके बताए, राइट, कि आप कैसे एक एशियाटिक लायन, एक बंगाल टाइगर, एक कमीलियन, एक क्रोकोडाइल, हाइना, बेयर, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये कौन सा पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल है। तो यहाँ आपको दो एनिमल्स की बातचीत करनी है, वन इज द लायन, एशियाटिक लायन, एंड अदर इज द टाइगर, द बंगाल टाइगर, कि इन दोनों को आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। द पोएट सजेस्ट दैट इफ a large and tawny beast roams in the jungle in the east and roars towards us, then it is the Asian lion. क्या बोला था भाई पोएट ने, अगर आपके सामने कोई बड़ा सा बीस्ट टाइप एनिमल आ जाए जो कि टोनी है, टोनी का मतलब क्या था, ऑरेंज ब्राउन कलर या येलो ब्राउनिश कलर, राइट, तो उस कलर का कोई एनिमल आपके सामने अगर आता है और वो आपको देख के रोर करता है, दहाड़ता है, इसका मतलब वो एक एशियाटिक लायन है। ऑन द कॉन्ट्री, और इसी का उल्टा क्या करना है हमको, इफ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, यानी पहले जो एक ऐसा बीस्ट टाइप का चेहरा, यानी जो बहुत खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग है, लायन, और वहीं आपको ऐसा लगता है चेहरे से बड़ा मासूम है, जैसे कैट्स होती हैं, वही टाइगर्स के भी वैसी सॉर्ट ऑफ फेसेस होते हैं, राइट, कि बहुत ही मासूम से होते हैं, बट वो होते नहीं है मासूम, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक नोबल सा दिखने वाला अगर बीस्ट आपके सामने आ जाए with black stripes on a yellow coat, जिसके येलो बॉडी पे, येलो बैकग्राउंड पे, कोट पे ब्लैक स्ट्राइप्स हो, roams about the jungle freely, it must be the Bengal tiger, और बहुत नॉर्मली घूम रहा है जंगल में, तो वो आपका बंगाल टाइगर होगा। Besides, the poet also mentions that a lion usually roars loudly when it attacks its prey, while a tiger attacks its prey साइलेंटली। और दूसरा जो तरीका है इनको पता लगाने का वो ये है कि अगर लायन अपने शिकार पे अटैक करता है तो वो बहुत जोर जोर से दहाड़ता है, बट टाइगर अगर अपने प्रे को, अपने शिकार को ट्रैप में लाना चाहता है या फिर उस पर अटैक करता है तो वो साइलेंटली करता है, बहुत शांति से करता है। तो ये दो वेज हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर द एनिमल इज एन एशियाटिक लायन और अ बंगाल टाइगर। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next is, do you think the words leapt and leapt in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? आपको क्या लगता है कि भाई जो पोएम है उसमें ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं लेपर्ड को बताते हुए, क्या ये वर्ड्स सही हैं स्पेल्ड करेक्टली, और नहीं तो फिर पोएट ने ऐसी गलती कैसे कर दी कि इतनी बड़ी पोएम पब्लिश करते हुए उन्होंने स्पेलिंग्स गलत लिखी है? तो ये दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। The words leapt and leapt are not spelled correctly. The poet has spelled them like this in order to maintain the rhythm of the poem. The correct spelling of the words leapt is APT, A आ जाता है इसमें, and leapt is leap, तो ये हो जाता है leaped, ये भी हो जाता है leap, बट हमें leopard, लेफ्ट ऐसे बोलना है, इसीलिए वो राइमिंग स्कीम मेंटेन करते हुए उन्होंने वर्ड्स अल्फाबेट्स जो है हटा के स्पेलिंग गलत लिख दिया, राइट? तो यहाँ रिदम को मेंटेन करने के लिए, राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्पेलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ऑलराइट, The poet has intentionally spelled them incorrectly to create a sense of humor, emphasizing the word leopard in every line. और इसीलिए यहाँ पर एक ह्यूमर क्रिएट करते हुए, लेपर्ड से राइम करते हुए सारे वर्ड्स यूज किए हैं पोएट ने, तो उन्होंने स्पेलिंग जो है वो चेंज कर दी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग द रिदम ऑफ द पोएम। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट. Next is, do you know what a bear hug is? It's a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. bear hug का मतलब क्या होता है कि जब bear जो है, भालू जो है, वो अपने शिकार को अटैक करता है तो वो क्या करता है, उनको बहुत जोर से गले लगाता है, इतनी जोर से गले लगाता है कि वो जो भी पर्सन होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहते हो बेयर हग। भाई एक फ्रेंडली हग का मतलब क्या होता है? भाई फ्रेंडली हग होता है, गले तो आप खुशी में लगाते हो, गुस्से तो लगाते नहीं हो, बट यहाँ बेयर क्या करता है, वो अटैक करने के लिए जो है आपको हग देता है। अगेन हाइनास आर थॉट टू लाफ एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप। और हाइनास का बोला जाता है कि वो हंसते हैं, और क्रोकोडाइल्स के लिए क्या बोला था कि वो जो है रोते हैं, दे वीप, टीयर्स निकलते हैं उनकी आंखों से। एज दे स्वैलो देयर विक्टिम्स, जैसे ही वो अपने विक्टिम्स यानी शिकार को खा रहे होते हैं तो उनका ये होता है कि हाइना जो है वो हंसते हुए दिखते हैं, और जो क्रोकोडाइल है उनका ऐसा मानना है कि वो रोते हुए दिखते हैं। Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? क्या इसी तरीके से आपकी खुद की लैंग्वेज में, यानी कि यहाँ इंग्लिश में मेंशन है, आप हिंदी में मेंशन कर सकते हो कि क्या ऐसे और भी एक्सप्रेशंस हैं जो हिंदी में भी कहे जाते हैं इसी टाइप के? तो पहले तो आपको मेंशन करना पड़ेगा बेयर हग के बारे में, क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में, और हाइनास के लाफिंग के बारे में कि इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। फिर हम एक दो एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल देख लेंगे जो कि आप दूसरी लैंग्वेज में भी देख पाते हो। चलिए इस क्वेश्चन का सैम्पल आंसर डिस्कस करते हैं। So, a bear hug is when the bear hugs his prey tightly with both hands and presses him to death. bear hug का मतलब क्या होता है कि जब भालू या bear जो है अपने prey को, अपने victim को बहुत जोर से tightly hug करता है और finally क्या होता है ना, उसकी death हो जाती है। Other animals also have similar expressions such as the hyena never laughs but its face looks like it is laughing. जैसे हाइना की भी बात की जाती है कि वो हंसती है विक्टिम को खाते हुए, ऐसा नहीं है। हाइना का चेहरा ऐसा दिखता है कि जैसे वो हंस रही हो, बट ऐसा होता नहीं है। Crocodiles never weep but they burst into tears when they swallow their prey or victims. तो क्रोकोडाइल रियल में रो नहीं रहे होते, बट क्या होता है उनकी आंखों से लिक्विड निकलता होता है जब वो अपने विक्टिम को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं, वो वीप कर रहे हैं। There are indeed similar expressions and popular ideas about wild animals in every language. और इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज में बहुत सारे पॉपुलर आइडियाज हैं अबाउट दिस कि किस तरीके से हम एनिमल्स को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज हम ले लेते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश के बाद एक हिंदी लैंग्वेज है जो हमको सारे एक्सप्रेशन समझ आएंगे। तो हिंदी लैंग्वेज में ये कहा जाता है, जैसे मगरमच्छ के आंसू आना, जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू। यानी कि अगर आप रो रहे हो, इंसान कोई रोता है जो नकली रो रहा है, ठीक है, जस्ट उस वक्त सिंपैथी गेन करने के लिए रो रहा है, रियल में उसको दुख नहीं होता, तो हम बोलते हैं अरे क्या है, तो मगरमच्छ के आंसू है, यानी दे आर नॉट रियल टीयर्स। सिमिलरली हम बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब क्या होता है, जो एलिफेंट्स होते हैं उनके जो बाहर निकले होते हैं टस्क, और जो इनसे वो खाना खाते हैं वो टीथ अंदर होते हैं। तो इस तरीके से माना जाता है ना कि एलिफेंट के जो दांत हैं, टीथ हैं, वो दिखने वाले अलग हैं और खाने वाले अलग हैं, राइट? तो अगर इसी तरीके से कोई इंसान को हमें ऐसे बताना होता है कि भाई ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसका कुछ और ही चलता है दिमाग में, तो हम बोल देते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये वन ऑफ द एक्सप्रेशंस है इन हिंदी लैंग्वेज। देन गिरगिट की तरह रंग बदलना एक्सेट्रा। जैसे हमने कमीलियन की बात की थी कि अगर आप जंगल में जाते हो और आपको लगता है ट्री पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां एक कमीलियन, एक गिरगिट है, राइट? क्यों? क्योंकि उसने अपने कलर चेंज कर लिया होगा अकॉर्डिंग टू द
सराउंडिंग्स, कैमोफ्लैज कर लेता है वो। तो यहाँ पे भी हिंदी में हम बोलते हैं कि जब कोई इंसान सिचुएशंस की तरह या लोगों को देख के बार बार फ्लिप होता है, एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी नहीं होती, चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आप हिंदी लैंग्वेज में भी देखते हो, सॉर्ट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, जो कि आपकी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में भी मेंशन है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, look at the line, a novice might nonplus. How would you write this correctly? Why is the poet's incorrect line better in the poem? अब ये जो line आपको given है ना, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, बट पढ़ते वक्त हमें समझ नहीं आता क्योंकि मीनिंग नहीं पता होता पहले, राइट? तो यहाँ पर इसको करेक्टली लिखना है और क्यों पोएट ने गलत लिखा है वो भी मेंशन करना है। सो द लाइन अ नोविस माइट नॉन प्लस कैन बी रिटन करेक्टली एज अ नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड, यानी नॉन प्लस नहीं होता, यहाँ पर नॉन प्लस्ड होता है। ठीक है, ओके। सो हाउएवर पोएट ने इसको इस तरीके से यूज क्यों किया है? द पोएट इन द पोएम एज इट मेंटेन्स द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, क्योंकि राइम स्कीम मेंटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक जैसा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए राइमिंग स्कीम को, पोएटिक एक पोएट्री को कैसे मेंटेन करते हो, कविता किसको बोलते हो जिसमें राइम होता है, राइट? तो वो राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पोएट ने इनकरेक्ट लाइन का यूज किया है, और वो क्या है भाई कि अ नोवाइज माइट बी नॉन प्लस्ड होना चाहिए, बट अ नोवाइज माइट बी नॉन प्लस लिख दिया। By writing it incorrectly, non plus rhymes with thus, और सेंटेंस में स्टैंजा में आगे thus का यूज किया गया है नेक्स्ट लाइन में, तो वो thus के साथ जो है राइम कर रहा है नॉन प्लस, इसीलिए प्लस्ड ईडी हटाकर उसको नॉन प्लस ही रखा है। क्लियर? तो राइमिंग स्कीम मेंटेन करने के लिए पोएट ने भैया बहुत सारी गड़बड़ें की हैं इस पोएम में। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्स taking liberties with language either in English or in your own language? क्या आप ऐसे कोई एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहां पर ऐसे ही कोई लिबर्टी यानी फ्रीडम ले ली है कि जहां पर स्पेलिंग चेंज कर दिया या लाइन गलत लिखी है, तो ऐसा होता है, ये अलाउड होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, वन कैन फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स इन पोएट्री वेयर पोएट्स टेक लिबर्टीज विथ लैंग्वेजेस। तो सिर्फ यहाँ पे हमारी पोएट नहीं है जिन्होंने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में गलतियां की हैं जानबूझ के, बल्कि बहुत सारी ऐसी एन नंबर ऑफ पोएट्रीज हैं जहां पर ऐसी मिस्टेक्स देखी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस, यानी पोएट्स को एक लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप ये गलतियां कर सकते हो। Poets take such liberties in order to create proper rhyming and rhythm. तो वो जो एक रिदम होता है ना प्रॉपर, कि बोलने में पढ़ने में मजा आए, और एक राइमिंग स्कीम मेंटेन होती जाती है, इसलिए पोएट्स को एक लाइसेंस मिल जाता है, एक लिबर्टी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से स्पेलिंग्स में, लाइन्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग लाइन्स ड्रैंक इज यूज इंस्टेड ऑफ ड्रिंक बिकॉज इट राइम्स विथ बैंक। देखो कुछ लाइन्स दी हुई हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। आई एम अ बाय यू अ ड्रैंक, I am take you home with me, I got money in the bank। इसका मतलब क्या है? I am मतलब I am going to, ठीक है? तो I am going to buy you a drank लिखा है, ड्रैंक नहीं होता, ड्रिंक होता है, राइट? कि कुछ पीने के लिए। तो यहाँ पर ड्रैंक क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि आगे जो है बैंक के साथ एक राइमिंग स्कीम मेंटेन करनी थी, तो यहाँ ड्रिंक को ड्रैंक लिख दिया है। इसे ही कहते हैं क्या? एक पोएटिक लाइसेंस, जो कि लिबर्टी देता है पोएट्स को फॉर मेकिंग सच मिस्टेक्स, और आई शुड से क्रिएटिविटी करने के लिए, कि आप स्पेलिंग चेंज कर सकते हो, लाइन्स में मीनिंग्स जो है डिफरेंट निकले भले, बट वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो जस्ट टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, much of the humor in the poem arises from the way language is used. ज़्यादातर पोएम में हंसी हमें क्यों आती है पढ़ते हुए? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है वो, राइट? कि आपको जब खा रहे होंगे तब आप बोलना कि हाँ भाई ये तो एशियाटिक लायन है या बंगाल टाइगर है, राइट? तो जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है इन द पोएम। Although the ideas are funny as well, but जो सोच है पोएट की ऑब्वियसली वो भी बहुत फनी है। If there are particular lines in the poem that you specially like, share these lines with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. अब ये क्लास एक्टिविटी है आपके लिए, बट हम एक सैम्पल आंसर देख लेंगे कि आपको क्लास में ये बच्चों के साथ डिस्कस करना था कि आपके हिसाब से वो कौन सी लाइन्स है जो आपको बड़ी पसंद आई, और वो ऐसा क्या था उसमें जो आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यार ये फनी लाइन्स थी। चलिए इसका सैम्पल आंसर देखते हैं। The way the poet has used language and ideas in the poem is indeed humorous. जिस तरीके से ideas, जिस तरीके की language उसकी पोएट ने, डेफिनेटली वो बहुत कॉमिकल है, बहुत humorous है।
The lines from the poem that appears to be funny are, और कुछ जो lines बहुत funny लगती हैं उनमें से एक line है a noble wild beast greets you, यानी noble फिर wild फिर beast भी बोल रहा है और वो आपको greet भी कर रहा है यानी welcome भी कर रहा है. तो you know पूरा language किस तरीके से यूज किया है, जैसे हंसी आ जाती है चेहरे पे कि भाई noble है, बिल्कुल एक शांत सा दिखने वाला है क्या wild, और बीस्ट फिर आप बोल रहे हो कि वो आपको आके ग्रीट करता है. तो ये सारी जो लाइंस हैं वो क्या बोल रही हैं कि एक बहुत ही ह्यूमरस वे है जो पोइट ने यूज किया है बाय यूजिंग अ लैंग्वेज इन अ फनी वे. क्लियर? ऑलराइट. द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी. और ये आइडिया कि भाई जो वाइल्ड बीस्ट है वो आपको वेलकम करने वाला है बड़ा फनी है, राइट? कि कोई शैतान आपका वेलकम कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है. तो ये बहुत सोच के बड़ी हंसी आती है. The language in the line he'll only leap and leap again is also very humorous. leap leap होना चाहिए but leap दिया leopard के साथ कि जितना आप leopard के सामने रोओगे कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, उतना ही वो आपको जोर से पकड़ के और खा जाएगा. तो ये भी बहुत ह्यूमरस लग रहा है कि भाई हम कैसे बोलेंगे वहां रोते हुए और वो उसी वक्त आपको उनको और खाने लगेगा. तो ये भी एक लैंग्वेज है जो कि ह्यूमरस वे में आपको पोएम में दिखाई देती है. Is also very humorous. The concept of leap from the word leopard generates ह्यूमर. कि लेपर्ड वर्ड के साथ राइम करते हुए लीप को लेप कर देना ये भी बहुत ज्यादा कॉमिकल, बहुत ज्यादा ह्यूमरस साउंड करता है. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द पोएम, यानी जो आपकी नेक्स्ट पोएम है द बॉल पोएम, उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस हैं. लेट्स डिस्कस दैट. Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? बॉल पोएम में जो हमारे पोएट हैं जॉन बेरी मैन, वो जो है बोलते हैं कि जब मैं उस बच्चे को देखता हूँ कि उसने अपनी बॉल खो दी है तो मैं जाके इंट्रूड नहीं करूंगा, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे भाई बेटा और बॉल्स हैं, मैं पैसे दे देता हूँ, नई बॉल लेके दे देता हूँ. ऐसा क्यों? तो यहाँ हमें पता है क्योंकि पोएट चाहते थे कि भाई बच्चा अपना पहली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और इस सैड सिचुएशन के साथ वो फाइट करेगा तो आगे की सिचुएशंस में भी उसके लिए ईजी होगा. क्लियर? चलिए इसका आंसर देखते हैं. The poet says I would not intrude on him because he does not want to intervene in the natural process of लर्निंग. क्योंकि पोएट इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, इंटरवीन नहीं करना चाहते थे कि जो बच्चा उसने अपनी बॉल खो दी है तो उसका एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस स्टार्ट हो गया था लर्निंग का, चीज़ें सीखने का, एक लाइफ का एक फेज जो है वो स्टार्ट हो गया था बच्चे का. और अगर उसमें पोएट इंटरवीन करते, इंटरफेयर करते तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में एक पॉज आ जाता और बच्चा सीखते सीखते रह जाता. इस वजह से वो इंट्रूड करना सही नहीं समझ रहे थे. He wants the boy to learn the meaning of loss ऑन हिज ओन. वो चाहते थे कि बच्चा अपने आप से ये लॉस की जो फीलिंग होती है ना कि जब कुछ छूट जाता है या कुछ हमसे खो देते हैं हम, तो उसका जो फीलिंग होता है उसके साथ लड़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, वो पोएट चाहते थे कि बच्चा खुद ब खुद समझे. He also does not offer him money to buy another ball because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of रिस्पॉन्सिबिलिटी. और क्यों पैसे खर्च करके दूसरी बॉल लेके नहीं दे देते पोएट, बल्कि इतनी सस्ती होती है? इसका मतलब ये नहीं पोएट कंजूस है, इसका मतलब ये है कि पोएट चाहते हैं कि भाई बच्चे को अगर मैं बॉल लेके भी दे दूँ तो वो वर्थलेस होगा, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स, जो इमोशंस उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, जो बॉल पानी में चली गई, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है पोएट उसको खरीद के नहीं दे पाएंगे. इट वुड बी जस्ट अ बॉल जो पोएट दे पाएंगे और दैट वुड बी वेरी वर्थलेस, यूजलेस. क्लियर? और इसीलिए पोएट चाहते थे कि वो खुद ब खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर पाए, सीखे और उस लॉस के साथ कैसे उभरते हैं, हाउ टू ओवरकम इट, वो भी वो सीख जाए. क्लियर? ऑलराइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज डैश 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 स्टेयरिंग डाउन, यानी कुछ आगे का टेक्स्ट है, वहां से नहीं, हमारा आगे का क्वेश्चन यहां से है. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? यहाँ पे पोएट ने लिखा है कि भाई वो जो है खड़े होकर क्या कर रहा था, उसी जो हार्बर है, जो पोर्ट है, वहां पर खड़े होकर बॉल को देखे जा रहा था जो पानी में गिर गई थी. तो क्या आपको लगता है कि उस बच्चे के पास ये बॉल बहुत टाइम से थी? क्या वो वो चीजें याद कर रहा था जब वो उसके साथ खेलता था? तो डेफिनेटली लगता है, बिल्कुल पोएट का भी यही मानना है कि उसकी जो फीलिंग्स थी उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो बॉल को उस तरीके से देख रहा था. सो येस, द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. When it bounced into the water, all his memories of the days of childhood flashed in front of him.
This led to a realization that those moments would not come back just like the ball. जैसे ही बॉल बाउंस होते होते पानी में गिरी, वो जितनी भी मेमोरीज थी बॉल के साथ जुड़ी हुई, वो बच्चे के सामने आ रही थी, फ्लैश हो रही थी कि भाई ये सब मेमोरीज जुड़ी हुई है उस पर्टिकुलर बॉल से, और उन मेमोरीज की वजह से ही वो बार बार वहीं पे ध्यान से देख रहा था अपनी बॉल को, तो डेफिनेटली वो बॉल उसके पास बहुत टाइम से रही होगी. He can buy new balls and can similarly create new moments, but those that are gone would not return. और जो उसको रियलाइजेशन होता है कि भाई जो मेमोरीज थी बॉल के साथ, वो जैसे बॉल चली गई वो मेमोरीज भी चली गई, वो वापस नहीं आएंगी मेरे पास, वैसे ही लाइफ में भी उसको यही चीज़ सीखने को मिली कि न्यू मोमेंट्स क्रिएट करना चाहिए, बट जो मोमेंट्स हमारे पहले ही जा चुके हैं वो मोमेंट्स तो वापस नहीं आ पाएंगे. यानी नई बॉल लेके भी दे देते पोएट तो नए मोमेंट्स तो क्रिएट हो जाते दूसरी बॉल के साथ, बट जो पुरानी मेमोरीज थी पुरानी बॉल के साथ वो वापस नहीं आएंगी, और यही यहाँ पर हमको समझ आ रहा है. क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन. जब हमें द बॉल पोएम में लाइन गिवन है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इसका मतलब क्या था कि सब कुछ मटेरियलिस्टिक है, राइट? हर किसी की कोई ना कोई पोजेसिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसकी बातचीत की गई है. चलिए देखते हैं. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स. कोई ना कोई शो ऑफ की चीजें कि भाई मेरे पास ये है मेरे पास वो है, वो चीजों से ही पूरी दुनिया भरपूर है. Here everything and every action is made to possess something, whether it is the possession of land, property, money or any other thing. यानी लाइफ में हर इंसान हर चीज क्यों करता है? मेहनत करता है, अर्निंग्स करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म क्यों करता है? क्योंकि उसको किसी ना किसी चीज को हासिल करना होता है, पजेस करना होता है. वो कोई प्रॉपर्टी हो, वो बंगलो हो, वो कार हो, वो फोन हो, राइट? वो कुछ भी हो, तो किसी ना किसी चीज को पजेस करने के लिए ही इंसान हर एक एक्शन परफॉर्म करता है. इसीलिए कहा गया इन द वर्ल्ड ऑफ possessions. The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand what it is like to lose something that one possesses. और यहाँ पर जो यंग बॉय है उसके लिए बॉल क्या है भाई? एक बहुत, हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ है बॉल, बट उस यंग बॉय के लिए वो बॉल क्या है? बहुत बड़ा पोजेशन. और अगर उसको खोने के बाद बच्चा जो है सीख जाता है कि किस तरीके से हम ओवरकम करते हैं लॉस को, तो वो जो लाइफ में आगे की जो उसके पोजेशंस होंगे, जो वो भी लैंड बंगलो चीज़ें पोजेस करेगा, उसको खोने के बाद भी वो उन चीज़ों को ओवरकम कर पाएगा. तो ये एक छोटी सी बॉल है, बट कहीं ना कहीं वो जो मेमोरीज, वो जो सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर बच्चा सीख जाएगा. क्लियर? तो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, जहाँ पे हर कोई ना कोई चीज को पोजेस करके रखना चाहता है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आपको देख के ऐसा लगता है कि बच्चे ने पहले भी कोई चीज खोई होगी और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम उसकी कोई बॉल खोई है, कुछ भी चीज़ घूमी है, तो फिर वो वर्ड्स के साथ आपको सपोर्ट करना है फ्रॉम द पोएम. तो डेफिनेटली बच्चे ने पहले कुछ नहीं खोया होगा. अगर खोया होता तो उसको ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लगती, बट वो डर रहा था, वो स्ट्रैम्बलिंग, राइट? वो बहुत ज़्यादा डर गया था, सैड था, बार बार बॉल को देख रहा था. अगर ऑलरेडी वो ये चीज़ सेंस कर चुका होता, पहले एक्सपीरियंस कर चुका होता, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ईजी होता, और अभी वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता. So no, it seems that the boy had not lost anything earlier. The words that suggest so are, he senses first responsibility in a world of possessions. यहाँ पे first responsibility लिखा है, यानी पहली बार उसने कुछ चीज़ खोई है, और वो responsibility, वो sense of realization जो है उसको पहली बार हुआ है, तो definitely उसने इसके पहले कभी भी कोई चीज़ खोई नहीं थी. Clear? All right. So with this we come to an end of the NCERT solutions of the chapter 2 stories about flying. अब इसमें भाई आपकी चारों चीज़ों के questions, यानी कि आपकी दो stories, his first flight, the black aeroplane, दोनों poems, how to tell wild animals and the ball poem, इन चारों के ही questions जो भी NCERT में given हैं हमने बहुत अच्छे से discuss कर लिया. बट यहाँ हमारी exercise भाई complete नहीं होती है. हमें अब हर एक story, हर एक poem पे extract based questions और long answer type questions discuss करने हैं, ताकि हम जो है अपने एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद सम डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.